यूनिवर्सिटी में थी। बहुत ही एरुडाइट रिसर्चर हैं, 8 पुस्तकें, कम से कम 100 पब्लिकेशंस एंड 2 UGC के मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट्स, और आधा पार्ट इनकी PhD का हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में हुआ है, आधा फिर सबमिट पटना यूनिवर्सिटी में किया था। अभी लखनऊ में है। आप लोग प्रशांत भाटिया राष्ट्रीय और आप राजकिशोर जी प्रचारक हैं और टाइम आपको पता है कहाँ नवयुग कन्या महाविद्यालय के सभागार में आरोग्यं धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ब्रह्मा दीपज्योति जयामि पापं दीपज्योति नमः शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 जयंती वर्ष के रूप में मना रहा है, और वो महिला है होलकर राज्य की महारानी पुण्यश्लोक लोक माता अहिल्याबाई होलकर। विलक्षण महिला मैंने इसलिए कहा क्योंकि पाश्चात्य मूल्यों के आधार पर, मानकों के आधार पर जब भारतीय संस्कृति का मूल्यांकन किया जाता है तो ये एक आम धारणा से बनाई गई है कि भारतीय संस्कृति में महिलाओं का सम्मान या उनका स्थान शायद उतना प्रगतिवादी नहीं था जैसा कि पश्चिमी सभ्यताओं में। परंतु देवी अहिल्याबाई होलकर उसका एक ज्वलंत उदाहरण है कि ये अतिशयोक्ति नहीं होगी कि कहा जाए कि भारतीय संस्कृति में महिलाओं को न केवल सम्मानजनक स्थान प्राप्त था, बल्कि उन्हें स्वतंत्रता प्राप्त थी और अवसर की समानता भी प्राप्त थी। देवी अहिल्याबाई होलकर 18वीं शताब्दी में इंदौर के राजघराने की राजमाता थी। पहले वो राजमहिषी थी और बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों में उन्होंने अपने पति, ससुर और पुत्र को खोया, और उसके बाद उन्होंने निर्णय लिया कि वो स्वयं अपने राज्य की कमान संभालेंगी। 18वीं शताब्दी के लिए और विशेष रूप से एक मराठा राज्य में ये अकल्पनीय था कि एक महिला को राज्य की बागडोर संभालने का उत्तरदायित्व दिया जाए, क्योंकि मराठा राज्य, जैसा कि हम सब जानते हैं, शिवाजी एक मर्सिनरी थे और मराठा राज्य एक सैनिक तंत्र के रूप में स्थापित किया गया था, और जो मराठा शासक होता था वो अपनी सेनाओं के मुख्य सेनापति भी होते थे। तो ऐसे में जब महारानी ने घोषणा की कि वे स्वयं अपने राज्य का कार्यभार संभालेंगी, हालांकि उन्हें सलाह दी गई कि वो किसी पुत्र को दत्तक ले लें और उसके बाद मंत्री वगैरह उनका राज्य संभालेंगे, परंतु उन्होंने दृढ़ निश्चय के साथ कहा कि इंदौर की जनता उनके अपनी संतान के समान है और वो इस राज्य को संभालेंगे। उनका बहुत विरोध हुआ, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से उनकी सेनाओं ने उनका सबसे ज्यादा साथ दिया और वो इंदौर की शासिका के पद पर आसीन हुई। आश्चर्यजनक है कि 28 वर्षों तक उन्होंने इंदौर पर राज्य किया, स्वतंत्रता पर राज्य किया। उनके राज्य कार्य और अन्य विषयों पर प्रकाश डालेंगे हमारे विद्वान व्याख्यागण। बस एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उनके नाम के साथ जो पुण्य श्लोक का उपनाम जुड़ा हुआ है वो थोड़ा नया है सामान्य जन के लिए। तो भारत की जो हिंदू राजनय परंपरा है उसमें जो राजा
वंचितों के उद्धारक होते हैं उनको पुण्य श्लोक की उपाधि प्रदान की जाती है। तो महारानी देवी अहिल्याबाई होलकर को पुण्य श्लोक कहा गया। अब कार्यक्रम का आरंभ करते हुए मैं सर्वप्रथम अपने अतिथि वक्ता श्री मनोज कांत जी को आमंत्रित करूंगी अपने विद्वान भाषणों के लिए। सबसे पहले मैं अतिथियों का सम्मान करना चाहूंगी और उसके बाद हम अपने संगोष्ठी का आरंभ करेंगे। मैं आमंत्रित करूंगी प्राचार्य जी को, श्री मनोज कांत जी को सम्मानित करने के लिए। Yes, ma'am, please. Ma'am, please. स्वागत की अगली कड़ी में मैं आमंत्रित करती हूँ प्रोफेसर सुषमा द्विवेदी जी को। Please, ma'am. Ma'am. Ma'am, please. Ma'am, please. मैं अपने अतिथि वक्ता श्री मनोज कांत जी को आमंत्रित करती हूँ। उसके पूर्व मैं आपको उनका परिचय देना चाहती हूँ। करूँगी श्री राजकिशोर जी को, जो प्रांत संरक्षक प्रमुख हैं आवर्तमान के। मैं सादर आमंत्रित करती हूँ आपको। रंजना मिश्रा जी, विद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर मंजुला उपाध्याय जी, आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता श्रीमान मनोज कांत जी, मंच पर उपस्थित तुषार भाटिया जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी मातृशक्ति शिक्षक छात्राएं, भगिनी सभी को मेरा प्रणाम। आज बहुत ऐतिहासिक क्षण है यह कि हम सब लोग माता अहिल्याबाई के जीवन के बारे में जानने और सुनने के लिए एकत्रित हैं। लोक माता का जीवन तो हमारे अतिथियों के द्वारा और मुख्यवक्ता के द्वारा विस्तार से जानकारी मिलेगी। आज के 300 वर्ष पूर्व लोक माता अहिल्याबाई का जन्म और आज इस समय की 300वीं जयंती वर्ष चल रहा है। 300 जयंती वर्ष चलने के नाते पूरे देश में त्रिशताब्दी समारोह समिति के अंतर्गत पूरे देश में लोक माता अहिल्याबाई का जीवन जन जन तक जाए, समाज से प्रेरणा ले। जैसे भी वैली सजाइका कह रही थी कि उसको पुण्य श्लोक क्यों कहा गया, तो उन्होंने इस प्रकार के काम किए गए कि जिसके कारण को पुण्य श्लोक कहा गया। और काम कैसे किए, आज के 300 वर्ष पूर्व कोई महिला शासिका हो सकती है, ये कल्पना करना भी कठिन था। और दुनिया को तो नहीं था, भारत में ही ये संभव है, क्योंकि भारत में ही कहते हैं ये नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारियों की पूजा होती वहाँ देवता निवास करते हैं। ना तस्या स नारी, नारी का कोई शत्रु नहीं। ये हमारी संस्कृति में है, हमारी अपनी संस्कृति में, इस भारतीय सनातन संस्कृति में। और जिसके परिणामस्वरूप अहिल्याबाई होलकर जैसी ऐसी राजरानी, ऐसी शासिका जिन्होंने इस देश के अंदर केवल शासन ही नहीं किया, इस देश के पुनर्निर्माण के लिए, सांस्कृतिक जीवन मूल्यों की रक्षा करने के लिए, इस देश की संस्कृति को बचाने के लिए, महिलाओं के संरक्षण, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए वो हर क्षेत्रों में काम किया। कोई रानी की शासिका की तो शासन करना है ऐसा नहीं है। तो उनका जीवन एक इतना आदर्श जीवन है कि आने वाली पीढ़ी उनके जीवन के बारे में जाने। महिला की इसलिए महिला प्रेरणा ले ऐसा नहीं, पूरा समाज उनके जीवन से प्रेरणा ले सकता है। महिलाओं के लिए, मातृशक्ति के लिए, बहनों के लिए तो ये गर्व का विषय है कि हमारे अपने बीच की मातृशक्ति भी देश का नेतृत्व कर सकती है, समाज का नेतृत्व कर सकती है और समाज को इतना ऐसा प्रेरणा दे सकती है कि आने वाला समाज उनको 300 वर्ष बाद भी स्मरण कर रहा है। पुण्य श्लोक लोक माता अहिल्याबाई का हम सब कार्यक्रम कर रहे हैं, तो उसके पीछे भी है कि उन्होंने जो जीवन जिया, उन्होंने जो कार्य किए, चाहे वो न्याय के क्षेत्र में हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो पर्यावरण के क्षेत्र में हो, चाहे वो गौ सेवा के क्षेत्र में हो, पुनर्निर्माण के क्षेत्र में हो, साहित्य का लेखन का क्षेत्र हो, तो बहुत सारे धर्म ग्रंथों का उन्होंने पुनर्लेखन करा है।
ऐसे सारे क्षेत्रों में उन्होंने काम किया। एक इतनी बड़ी दृष्टि, और आज नहीं किया, आज तो देश के अंदर अनुकूलता है, देश के अंदर कोई ऐसी गुलामी का संघर्ष नहीं है। उस समय हमारे देश के अंदर गुलामी की स्थिति थी, मुगल शासन कर रहे थे, हमारे मठ मंदिरों को तोड़ रहे थे, हमारे गुरुकुलों को नष्ट कर रहे थे, विद्यालयों को नष्ट कर रहे थे, सब प्रकार से देश असुरक्षित था। उस असुरक्षा के वातावरण में देश का पुनर्निर्माण करने की संरचना जो उन्होंने खड़ी किया, आज 300वीं जयंती वर्ष के अवसर पर पूरे देश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, सर्वोदय विभाग और ये सारे संगठन मिलकर के और समाज भी पूरा मिलकर के, पूरे समाज के लोग मिलकर के कैसे उनके जीवन के बारे में जन जन तक ले जाएं और समाज उनसे प्रेरणा पा करके कैसे और आगे अपने जीवन को में उनके आदर्श को ढाल सके। क्योंकि जैसे भी विषय है कि अहिल्याबाई होलकर की 12 वर्ष की आयु में उम्र में विवाह हुआ, 29 वर्ष की उम्र में विधवा हो गई, एक पुत्र एक पुत्री, पुत्र का भी निधन हो गया, पुत्री का भी बाद में पति के साथ में सती हो गई, इकलौता नाती वह भी चला गया, ससुर चले गए, सासरी, पूरे परिवार में उनके जीवन काल में 23 मृत्यु हुई। और 23 मृत्यु होने के बावजूद भी वो निराशा में नहीं टूटी। उन्होंने जैसे बताया कि नहीं, हमारे ये मालवा का संतान ही हमारी संतान है, इस राज्य का रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति मेरी संतान है, ये भाव। और राज्य शासन किया तो उन्होंने शासक बनकर के राज्य नहीं किया, उन्होंने अपने आप को शिव का प्रतिनिधि माना कि मैं शिव की प्रतिनिधि के नाते काम कर रही हूँ। और उन्होंने कहा ये सब जाकर के मुझे ऊपर शिव को जवाब देना होगा, सत्ता और इस सबके नाते जो कार्य कर रही है, बहुत विस्तार पूर्वक उनका जीवन है। हम सब लोग भी साल भर कैसे उनके कार्यक्रम को संपन्न करें। आज ये महिला कार्यक्रम कल्याण विद्यालय में अपना है। अभी अपने इस प्रांत का, उत्तर प्रदेश अवध प्रांत का कार्यक्रम 24 नवंबर को CMS गोमती नगर विस्तार में एक बड़ा कार्यक्रम है, जिसमें लोक माता अहिल्याबाई होलकर के वंशज उदयराजे होलकर भी आ रहे हैं अपने लोगों के आग्रह को स्वीकार करके। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शासन कार्यवाह और मुझे संत और समिति की सचिव मीना ठाकुर जी, ऐसे सारे अधिकारियों का आना हो रहा है। पूरे अपने लखनऊ महानगर से 300 बहनें, 300 जयंती वर्ष है, इसलिए अहिल्याबाई की वेशभूषा में तैयारी करके आएगी। आप सभी उस कार्यक्रम में आमंत्रित हैं, आप सभी उस वेशभूषा में भी आ सकती है, अपने परिवार के साथ में भी आए। ऐसे ही बृहद कार्यक्रम लखनऊ में है, उसकी तैयारी चल रही है, आप सब लोग उसमें आमंत्रित हैं। मुख्य वक्ता और मुख्य अतिथि के नाते जो हमारे मध्य में है, उससे इस विषय के बारे में हम सबको विस्तार से सुनना को मिलेगा और सीखने को मिलेगा। ध्यान से सुनिए और जीवन में कैसे हम क्या कर सकते हैं इसको भी, और समाज में हम उसमें कौन से विषय ले जा सकते हैं, इन सबका हम सबको स्मरण रखते हुए इस कार्यक्रम को बहुत ही अच्छे ढंग से सुन करके मनन करके यहाँ से जाए, इतना आग्रह निवेदन करते हैं। बात पूरी करता हूँ। धन्यवाद श्री को बताया कि उन्होंने महिलाओं के संरक्षण के लिए बहुत काम किया। तो वो न केवल एक महिला के रूप में आदर्श है, बल्कि एक शासिका के रूप में भी आदर्श है। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी अपने मुख्य अतिथि, मुख्य वक्ता श्री मनोज काम जी को। आयोजन में विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर रंजनारी, यहाँ की प्रिंसिपल डॉक्टर दुल्ला जी, दूसरे विशिष्ट अतिथि भाई राजकिशोर जी, प्रशांत जी, सामने उपस्थित राधिका बहनों और अन्य बात कुछ आगंतुक भी हैं, उनका भी स्मरण करते हुए और याद करते हुए जिस विषय में अभी राजकिशोर जी ने चर्चा की है, तो सबसे पहली बात मैं यहाँ शुरू करना चाहूंगा कि जब हम किसी भी व्यक्तित्व की चर्चा करते हैं तो उस व्यक्तित्व को देखना कहां से प्रारंभ करते हैं, या विशिष्ट बात क्या होती है उसको देखते हैं। किसी भी व्यक्तित्व की मूल बात होती है उसकी अंतर्दृष्टि क्या है। थोड़ी सी गहरी बात होती है, आपके लिए शायद थोड़ी गहरी बात हो, लेकिन यदि हम अंतर्दृष्टि को नहीं समझते तो व्यक्तित्व को नहीं समझ पाते। इसलिए हम इसमें कोशिश करेंगे कि अहिल्या देवी
लोगों ने श्लोका नहीं है, उनको लोक माता भी कहा है। हम माता क्षेत्र में जाते हैं, जब भी इनके नाम की चर्चा आती है तो लोक माता करके प्रणाम करने जाते हैं, अहिल्या देवी करके प्रणाम करने तो सामान्य लोग मिले तो इतनी ज्यादा चर्चित हैं, लोग इतने अधिक व्याप्त हैं, हम दूर हैं और पाठ्यक्रमों उनको राय नहीं गया इसलिए हमको उनके विषय में कम याद है। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रचारक हूँ, तो हम प्रतिदिन सवेरे उठते ही एकात्मता स्तोत्र करते हैं, उसमें जिन देवियों का नाम लेते हैं उनमें अहिल्या देवी का नाम लेते हैं। उनका व्यक्तित्व ऐसा था कि उनको उपेक्षित नहीं कर सकते और इसलिए हम थोड़ा बहुत उनके विषय में जानने की कोशिश पहले से भी करते हैं, पाठ्यक्रम में है क्या है। अहिल्या देवी होलकर साम्राज्य का संचालन करने वाली शासिका थी, एक सामान्य प्रजा, लेकिन वह विशेष रूप से करुणा से भरी हुई और कर्तव्य बोध से परिपूर्ण, धर्म में गहरी निष्ठा रखने वाली और इसलिए सबको सुख देना है इसके लिए काम करते हैं, ये उनका मुख्य उद्देश्य है। आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं देश भर में ऐसे कर रहे हैं। तो एक बहुत साधारण परिवार में जिसको गड़दिया कहते हैं, गड़दिया परिवार में उनका जन्म हुआ। गड़दिया परिवार में जो जन्म लेता है उसका कैसा अभावग्रस्त जीवन रहता है, किस परिस्थिति में उसको जीना होता है। अहिल्या देवी इसलिए महत्वपूर्ण हो गई है कि उनमें कुछ विलक्षण था, उनमें कुछ विशेष था, उनका निर्माण कुछ ऐसा हुआ था कि मौलाना होलकर ने अपनी बहू के रूप में उनका चयन किया। उनके घर के लोग नहीं आए थे, उन्होंने स्वयं चयन किया था कि हमारा साम्राज्य चलना है, शासन ठीक चलना है, तो बहू कैसे चाहिए। और उसके लिए इतिहासकारों ने जो चर्चा की है उसमें अलग अलग तरीके से एक प्रसंग की चर्चा आती है। मैं जानबूझकर की चर्चा कर रहा हूं। कहीं आता है कि एक हाथी पागल हो गया और जब पागल हुआ तो सब लोग वहां से भयभीत होकर भागने लगे। मल्हार गांव वहां उसमें शिविर कर रहे थे, उसी गांव में वहां एक सुंदर मंदिर था और अहिल्या देवी ने अपने हाथ से मिट्टी का एक शिवलिंग बनाया था और उसको हाथ में लिए हुए थे। उसको बैठी हुई थी लेकर के। जब सबने भागना शुरू किया तो बालिका उस शिवलिंग को अपने हाथ में लेकर के और खड़ी हुई। उसमें कोई हलचल नहीं, वो खड़ी रही, उसमें डरी हुई से नहीं दिखती थी, निर्भय भाव से खड़ी थी। ये बल्लार देख रहे थे, ये सब बड़े बड़े लोग हमारे जो लड़ने वाले लड़ाके हैं सब भाग खड़े हो रहे हैं, लेकिन ये बालिका कौन सी है जो इस तरह से शिवलिंग अपने साथ निर्भय भाव से खड़ी है। इसको कोई प्रभाव नहीं दिखाई दे रहा है हाथी के पागल में। और बाद में उन्होंने उससे पूछा कि बेटिया तुमको डर नहीं लगा, तुम तो लेकर खड़े थे। उस बालिका ने उत्तर दिया है वो ऐतिहासिक है। उसने कहा कि हमको ये सिखाया गया है और बड़े लोग कहते हैं, आप जैसे बड़े लोग कहते हैं। उस बालिका का उत्तर कैसा कि आप जैसे बड़े लोग ये कहते हैं कि जिसको हमने मान लिया उसके लिए प्राण भी चले जाए तो भी उसकी रक्षा अंत तक करनी चाहिए। और इसलिए मैंने तो भगवान शिव को माना है, मैं इनकी रक्षा करूंगी। मैंने इनका निर्माण किया, शिवलिंग का निर्माण मैंने किया है, मैंने तो माना है, इसलिए मैं इनकी रक्षा के लिए खड़ी। अब यह भाव ही किसी व्यक्ति को बहुत ऊंचाई दे रहा है। हमारा जीवन इसलिए छोटी छोटी बातों में फंसे रहते हैं, लेकिन एक बालिका ऐसी जो कह रही नहीं, जिसको मान लिया उसका अंतिम क्षण तक रक्षण करना है, यह अपने आप उसके व्यक्तित्व को ऊंचा बनाना है। और इसलिए मल्हार छोटी सी बालिका को पहचान लिया, यह है हमारे घर की बहू होने ये समाज।
तो वहां से उन्होंने चयन किया और बहु बना। मैं वो ज्यादा बातें नहीं करूंगा, अंतर्दृष्टि की बातें करने की कोशिश करूंगा क्योंकि उनकी अंतर्दृष्टि है। एक घटना ऐसी आती है कि एक जो वहां के सेठ थे तो देहांत हो गए, व्यापारी मर गए। उस समय तक व्यवस्था ये थी कि स्त्री को उत्तराधिकार नहीं प्राप्त होगा, वहां के राज्य के मालवा की व्यवस्था। तो यहाँ बात है कि इसका सारा जो धन है राज्य का हो जाए। पहले देवी को पता चला, उन्होंने उसको बुलवाया, उनकी पत्नी को बुलवाया और कहा कि तुम्हारे तो विरोध नहीं है, तुम्हारे मन में धन को लेकर कोई कल्पना नहीं है क्या? उसने कहा कि नहीं, मैं भी संघर्ष कर सकती हूँ। तो उन्होंने कहा कि सारा धन इसी का है और इसी को उत्तराधिकार के नियम बनाया कि पति के देहांत के बाद जो पत्नी होगी उसका उत्तराधिकार होता है, उसकी सहमति से उसके धन का कुछ भी किया जा सकता है। ये व्यवस्था बनेगी। मैं तो कह रहा हूं उसमें हम अंतर्दृष्टि पर ध्यान देंगे तो बातें अधिक खुलेंगी, बातें अधिक समझ में आएंगी कि अजय देवी कौन है। फिर दूसरी घटना हुई, दो ऐसे व्यापारी मरे, उनका भी प्रसंग के सामने आया। तो प्रसंग इस रूप में आया कि उनकी जो दोनों पत्नियां थी उनको मिलना चाहती थी। उन्होंने कहा कि हम राज्य को सब कुछ देना चाहते हैं। तो इनका निर्णय क्या था? इन्होंने कहा कि राज्य को क्यों, तुम्हारे मन में लोग कल्याण तो हमारे को नहीं, इस धन से कुछ सेवा का काम हो, जो वंचित हैं, पीड़ित हैं, उनका उत्थान हो, जो अशिक्षित हैं उनको शिक्षा मिल जाए, यह बात तुम्हारे मन को नहीं आती। तो उनका हाँ भी हम कर सकते हैं, ये करो, ये व्यवस्था। जिसके पास बहुत गहरी अंतर्दृष्टि है वो दो तरह के फैसले एक ही प्रसंग में दे सकता है। नियोजन करना, मानव शक्ति का वास्तविक दिशा में नियोजन करना, यह सबसे बड़ी विशेषता है पहले नहीं। कैसा नियोजन? भील समुदाय के लोग जिनको बनवासी कई लोग आदिवासी कहते हैं, बनवासी लोग थे, व्यापारियों को बीच में रोक लेते थे। एक मंडी से दूसरी मंडी जा रहे, बीच में जंगल होता था, उसी में रहते थे, तो वो रोक लेते थे। तो शिकायत आने लगी, फिर अपने लोग लगाया कि वो रोको, वो रोक नहीं पाते थे। कहाँ रोकते? उन्होंने कहा कि उनके सरदार लोग हैं, उनको बुला, हमसे बात करेंगे। लोकतांत्रिक पद्धति क्या होती है राजशाही में भी, यह समझना हो तो हम पहले देवी को देखें। उनको बुलाया, पूछा कि समस्या क्या है तुम्हारी, तुम क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि हमारी रोजी का विषय है, हमारी रोजी रोटी इसी से होती है, हम लूटते हैं, उससे जो मिलता है उसका अलग और हमारा जीवन यापन चलता है। क्योंकि लेकिन दूसरे लोगों को कष्ट होता है, इससे अव्यवस्था फैलती है, अराजकता आती है, इससे तुम्हारी भी शिकायतें होती है, तुम्हारी छवि खराब होती है और हमारे राज्य की छवि खराब होती है। उन्होंने कहा कि माता उनका सम्मान सब जगह था, जंगल में जो लोग थे उनको देवी मानते थे, माता मानते थे, उनका माता जो आदेश करें वैसा करेंगे। तो कहा कि ये तो एक मंडी से दूसरी मंडी जाएंगे, इनकी सुरक्षा का काम तुम्हारे लिए रहेगा, इसके बदले में तुमको पैसे देंगे, तो काम के बदले तुमको मिलेगा, पॉलिटिक नहीं होगा। इसलिए काम करके कमाना, काम करके प्राप्त करना आज के समय में कितनी बड़ी प्रासंगिकता है, विषय के सोच सकते हैं। जब हम शॉर्टकट से अनैतिक तरीके से धन कमाना चाहते हैं, उस समय उस देवी का क्या महत्व है समझना चाहिए। उनका करके रहो, इसमें सबको सुख भी मिले, इसको कष्ट नहीं होगा, अराजकता नहीं मिलेगी, तुम्हारी बदनामी नहीं, हमारी बदनामी मिलेगी। संवाद करके समाधान देना। महेश्वर में उसके आसपास जो ब्राह्मण थे बड़ी दरिद्रता का शिकार हो जाते थे,
भोजन नहीं मिलता कई बार, क्योंकि वो कुछ काम करते थे तो काम क्या करते थे, भिक्षाटन करते रहते थे। कई बार शिकायत आती थी कि हम लोग भोजन नहीं मिला, अपना जगह नहीं मिला, कुछ सुना ही पड़ता था। एक बार उन्होंने बुलाया सब लोगों को और सवाल ये किया कि आप करके कुछ लेना क्यों नहीं चाहते, आप कुछ करिए और भाई उसके बदले उनको भी समाधान दिया। और फिर कहा कि आपको पिंडी बनानी, आप दिन भर पिंडी बनाइए और कितनी पिंडी इसके आधार पर आपको धन मिलेगा, आपका जीवन यापन चलेगा, लेकिन कर्म के बदले कुछ प्राप्त करने की नैतिक प्रवृत्ति होनी चाहिए, वही जागृत रहेगी। इसलिए उसका उन्होंने उसकी व्यवस्था बनाई और आज तक हम महेश्वर में जाएंगे तो लाखों पिंडी बनती है, आज तक बन रही है और उसके बदले देने की व्यवस्था रहती है। अभी नगर पालिका लोग भी देते हैं, लेकिन अहिल्या देवी ने 300 साल पहले व्यवस्था बनाई, उस अंतर्दृष्टि को समझे। उन्होंने उद्योग स्थापित किए और उनका वस्त्र उद्योग तो बहुत ही प्रसिद्ध है। महेश्वर की साड़ियां भी प्रसिद्ध हैं, जैसे हम बनारसी साड़ी की बात करते हैं उधर महेश्वर की साड़ी की बात की जाती है। वैसे चंदेरी की साड़ियां उन्होंने शुरू कराया, तो चंदेरी की साड़ियां भी इसलिए पहनी जाती हैं और अहिल्या देवी को देवी मानकर ही आज तक लोग कर रहे हैं। अभी वो बातें जिनसे उनकी अंतर्दृष्टि समझ जाती है। अंतर्दृष्टि कैसी होती है, हम कहते हैं कि युद्ध करना हमेशा एक विनाशकारी कार्य है, लेकिन समाधान तो रहना चाहिए। तो जब एक परिस्थिति ऐसी आई कि इनके ऊपर हमला करेंगे और वो जो हमलावर था वो बड़ा व्यक्ति था, लगा कि बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी, तो देवी ने एक पत्र भिजवाया। मैं नाम में ज्यादा नहीं लूंगा, मैं उसके चक्कर में नहीं हूँ, आपको बस बताने के लिए दूसरा क्या हमारे पास बात हम सब सुनेंगे, कुछ जानेंगे। पत्र लिखा और पत्र में ये कहा यदि युद्ध हमारा होता है, पहले सब कैसी कैसी परिस्थिति है, आप कौन है, हम कौन है, बताया और कहा कि यदि युद्ध होता है मैं हार गई तो कोई बात नहीं होगी, क्योंकि स्त्री हूं, एक स्त्री हूं, तो मान लेंगे स्त्री थी, हार्दिक कमजोर थी, लेकिन गलती से इसका उल्टा हो गया तो आपका जो सम्मान है, आपकी प्रतिष्ठा है, आपके पराक्रम की जो चर्चा होगी उसका क्या हुआ, सब दूसरे हो जाएगा, धूलिसात हो जाएगा। इसलिए सोच समझ करके आप निर्णय लीजिए। और उन्होंने क्या संदेश भेजा, घबरा के संदेश ये भेजा कि नहीं हम तो आ गए थे यात्रा पर, हमने सोचा कि आपको मिलते चले। तो कितनी गहरी अंतर्दृष्टि है और इसके साथ कूटनीति की कैसी जानकारी, इसको समझ सकते हैं। युद्ध लड़ना जानती थी, वो इसलिए भी जानती थी, वही बात कर रहे थे, उनको बहुत बड़ा विरोध हुआ, विरोध दूसरे लोगों ने किया। उनके ससुर ने उनको राज संचालन का सबसे अधिक अवसर दिया, लगातार अवसर दिया, अलग तरह के काम में करते जाते और फिर कारण प्रशिक्षित होती चली जाती। लेकिन जहां से चयन किया उस घर में उनको थोड़ा प्रशिक्षण मिला था, वो इसलिए था कि जो अहिल्या देवी की मां थी वह महिला दल की संरक्षिका थी, वहां रक्षा समितियां चलती थी और यह परंपरा छत्रपति शिवाजी महाराज के कालखंड से गांव-गांव में प्रचलित परंपरा थी। कुछ इतिहासकारों ने तो उल्लेख किया है, कुछ ने नहीं किया, दोनों तरह का। तो जब गांव के युवा युद्ध के लिए चले जाते थे तो कुछ अराजक तत्व वहां गांव में अलग तरह से अराजकता पैदा करते थे। इसका निदान करने के छत्रपति शिवाजी महाराज ने माताओं की टोलियां बनाई थी गांव में और रक्षा समितियां थी और उनको युद्ध करने तक का सारा अभ्यास कराया जाता। वह जो परंपरा थी
वह जो परंपरा थी, उस परंपरा के कारण इनकी माँ भी वहां रक्षा समिति की अध्यक्ष थी, मतलब प्रमुख थी, और इसलिए उनको भी लड़ने आता था और बेटी को भी लड़ना उनको सिखाया। इस कारण से इनके पास वो भी थी और बाद में वो अवसर मिल गया उनको घुड़सवारी से लेकर सब कुछ उनको अच्छी तरह से जाना। युद्ध क्षेत्र में जाती थी तो सब कुछ बिल्कुल एक सैनिक जैसा होता है वैसे ही वेशभूषा हो जाती थी। ये उनको उनका पराक्रम था। उनकी जो बहुत सी बातें हैं वो एक बात है धर्मनिष्ठा इसकी बहुत चर्चा होती। धर्मनिष्ठा कैसी थी? मुझे लगता है कि इधर हम लंबे कालखंड में देखें तो उनके जितना मंदिरों का निर्माण और जीर्णोद्धार कराने का कोई दूसरा नहीं दिखा। बहुत पहले विक्रमादित्य थे, बहुत पहले छत्रपति शिवाजी महाराज ने कहा कि उतना व्यापक क्षेत्र नहीं था, लेकिन अहिल्या देवी ने आप बद्रीनाथ से शुरू करेंगे तो वहां से देखते हुए आइए, सोमनाथ जाइए, इधर रामेश्वरम जाइए और मंदिर निर्माण करें। सभी तीर्थों में, सभी धामों में, और काशी में तो काशी विश्वनाथ का जीर्णोद्धार कराया था उन्होंने, घाटों का निर्माण कराया था। अहिल्या देवी घाट आज बहुत प्रसिद्ध है, सबसे अधिक स्नान करने हो जाता है। अहिल्या देवी घाट आप कभी जाइए सवेरे तो सबसे अधिक लोग जहाँ स्नान करते हैं उस घाट का नाम है अहिल्या देवी। तो अहिल्या देवी वाले घाट पर सबसे अधिक स्नान करते हैं। उन्होंने बहुत सारे घाटों का निर्माण कराया उसमें, महाकालेश्वर में काम किया, ओंकारेश्वर में काम किया। मतलब हम देखें तो गांव में मंदिरों का निर्माण कराया, और केवल निर्माण नहीं कराया, उसके संरक्षण की व्यवस्था की। जब हम सोमनाथ में जाते हैं तो यज्ञ करना होता है, किसी को अनुष्ठान करना होता है तो उसी भवन में जाकर करते हैं जिसका निर्माण अहिल्या देवी ने कराया। जो नया बना है पटेल जी के प्रयास से जो वाला बना था वो तो बहुत बड़ा मंदिर है समुद्र तट पर, लेकिन वहां पर अनुष्ठान इत्यादि नहीं होते हैं। अनुष्ठान इत्यादि के उसमें जाना पड़ता है जिसको जिसका निर्माण अहिल्या देवी बहुत पहले करा, 300 साल पहले कराया। एक थोड़े दिनों पहले किस यूनिवर्स का इंटरव्यू आ रहा था, लिया था इंटरव्यू BBC ने किया। उसने पूछा कि आपको ये क्राउन कैसे मिला, किस प्रश्न के उत्तर मिला, क्या चाहती थी? रिया सिंह शायद नाम, रिया सिंह, हाँ, तो रिया सिंह ने उत्तर दिया है वो समझ लेना। उसने कहा कि मुझसे जब ये पूछा गया कि हम आपको किसी ऐतिहासिक व्यक्तित्व के साथ डिनर पर आमंत्रित करना चाहते हैं तो किस व्यक्तित्व के साथ आप डिनर करना चाहेंगे? तो मैंने उसका उत्तर दिया अहिल्याबाई होलकर के साथ, क्योंकि अहिल्याबाई होलकर ने आज से 300 साल पहले महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत बड़ा काम किया, और आज के युवाओं की आवश्यकता है रोजगार मिलना, तो रोजगार को बढ़ाने के लिए भी उन्होंने कई तरह के उद्योग शुरू किए थे, धंधे शुरू किए थे। इसलिए उनके पास वो अंतर्दृष्टि थी जिसको लेकर के हम आज भी समाधान दे सकते हैं। इसलिए हम कहा कि हम उनके साथ डिनर करना चाहेंगे जो अवसर मिला। तो जो लोग पढ़ते हैं जानते हैं उनको इन सब बातों का ध्यान है कि अहिल्या देवी कैसी थी। अहिल्या देवी जो राजाज्ञा जारी करती थी, उस राजाज्ञा में ये लिखा हुआ था कि शिव शंकर के आदेश से ऐसा होगा, ये उनको समर्पित सब कुछ था। भगवान शंकर की परम भक्ति थी, उन्हें समर्पित था सब कुछ। तो बार बार कहती थी कि जो कुछ भी मैं कर रही हूँ इसका मुझे उत्तर जवाब देना पड़ेगा। यदि मैं गलत करूंगी तो उसका उत्तर भी मुझे देना पड़ेगा, मैं उसके लिए उत्तरदायी हूँ। इसलिए मैं जो कुछ भी करूंगी वो करूंगी जो होना चाहिए। तो इतनी आस्तिकता थी उनके भीतर, आस्तिकता के साथ साथ सब कुछ करते थे। बड़ी विचित्र बात थी, दुर्योग कहें, दुर्भाग्य कहें, कि उनके जो पति थे वो कुशल के भी शिकार थे, और इसलिए पी करके दूध रहना ये उनकी आदतों में आदत थी। उनके अलग अलग कई पत्नियां थी, उनकी सबसे बड़ी थी, ये सब कुछ संभालती थी, और वो स्थापित भी रहे। तो उसका मूल कारण यह था कि अहिल्या देवी जैसी उनकी पत्नी थी जिन्होंने सब कुछ संभाला,
युद्ध के कालखंड में भी जब युद्ध होने के पूरे खतरे हैं, आशंका है कि युद्ध हो जाएगा, तब भी जो शिविर में पी करके दूत हैं, ऐसी परिस्थितियां हैं। उनकी 2 पत्नियां जो उसमें साथ में थी, वो पिलाती थी, उनको कोई अंतर्दृष्टि नहीं। तो जाती है वहां काटती हैं उन दोनों को, तो यही इनकी सेवा कर रही है। और वो जो आशंका व्यक्त करती हैं कि ऐसी स्थिति में युद्ध छिड़ गया तो क्या होगा, ये क्या करेंगे? वो भी इनके सामने लज्जित रहते थे, कि बार बार दिखाने की कोशिश करते, नहीं मैं हर तरह से सक्षम हूं, कर सकता हूं, होलकर साम्राज्य चलाने की क्षमता मेरे भीतर भी है। जिसको कहते हैं कि कुंठा भीतर, उनको लगता था यही सब कुछ कर पाती है और हम तो कर ही नहीं पाते। वो निकल करके बाहर आ गए, शिविर के रोका, शिविर बाहर बन जाइए, अंदर नहीं, बाहर आ गए, नहीं आप जो समझते मैं कर सकता हूं, मैं इस अवस्था में भी लड़ाई लड़ सकता हूं, सब बता रहे हैं, डायलॉग दे रहे हैं। और बाहर निकल करके आ गए, उसी समय गोले चलने शुरू हो गए, क्योंकि शायद जो विरोधी पक्ष था उसने पहले से तो में रखा था कि ये कब निकले बाहर। उनकी दोनों पत्नियां थी, ऐसी भी कई बार आशंका की जाती है कि वो पत्नियां उधर से मिली हुई थी। तो उस अवस्था में वो मारे गए, लेकिन अहिल्या देवी ने हाथ नहीं माना और सबको सब तरह से कैसे प्रसन्न रखना और निरंतर सबको सुख देने के लिए, पूरी प्रजा को सुखी रखने के लिए क्या क्या प्रयत्न करना, इसके बहुत से उदाहरण। एक उनका सामान्य उदाहरण जानने लायक है, समझने लायक हमारे। उन्होंने अपने अधिवक्ता अलग राज्यों में नियुक्त किए और उन राज्यों से कानून में क्या क्या परिवर्तन करके अधिक सुखी बना सकते हैं अपने प्रजा को, इसके लिए वो सूचनाएं देती, सुझाव देती और अपनी तरफ से उन राज्यों को क्या सुझाव दे सकते हैं यह भी करती थी। उनका सम्मान केवल उनके राज्य तक नहीं था, जो दूसरे शासक थे आसपास के अलग अलग राज्यों में, वे सब उनका सम्मान करते थे, देवी की तरफ उनको मानते थे। जो उन्होंने धर्मनिष्ठा व्यक्त की और जीर्णोद्धार इत्यादि कराया और राज्यों के परे जाकर के वहां जहां का राज्य देखा किया, उसमें एक राष्ट्रीय दृष्टि थी, एक राष्ट्रीय दृष्टि थी कि सारा ये जो राष्ट्र एक है, यहाँ की संस्कृति एक है, इसलिए मुझे शासिका रहते हुए सब जगह जीर्णोद्धार करने का अधिकार है, सब जगह मंदिर स्थापित करने का अधिकार है। इस दृष्टि से काम कर रही थी, तो राष्ट्रीय एकात्मता उनमें पाई जाती है, उस आधार पर उन्होंने काम किया। अहिल्या देवी को जिस रूप में देखे, मैंने कोशिश ये की है कि इतिहास में बताऊं, उनकी जो अंतर्दृष्टि थी उस पर हमारा ध्यान जाए। कहते हैं कि वैसे थोड़ी कृपालु थी, करुणा से भरी हुई, कोई भी गरीब है, निर्धन है, पीड़ित है, उसके लिए लगातार तत्पर होती थी और जो कुछ वसूल करके आता था उसका कहां उपयोग होना चाहिए, प्रजा पालन के लिए इसका उपयोग अधिकतम कैसे होगा, इसका ध्यान रखते हैं। कर लगाना, हम कहते हैं किसी राज्य की सफलता इसमें है जो जनता से टैक्स कम से कम लेते हैं। हमारे शास्त्रीय परंपरा रही है पहले से, वो स्वामी जी ने लिखा है कि कैसा राजा होना चाहिए, तो सूर्य की तरह होना चाहिए। सूर्य की तरह कैसे? जब वो जल को अपनी तरफ आकर्षित करता है, जब उसका वाष्प होता है तो जाता है, ये किसी को पता नहीं चलता, धीरे धीरे चला जाता है। इतना कम है कि लोग ध्यान में रहा है कि हम कर लिया जाता है और देता कैसे बारिश जब करता है वो तो ऐसा कर देगा। तो कहते हैं कि सूर्य जैसा राजा होता है तो वही आदर्श है राजा, ऐसा होना चाहिए। एक प्रसंग ऐसा है जब कर बढ़ा दिया और उनके पास आया हस्ताक्षर करने के लिए, इस पर राजा क्या जारी हो जाए। उन्होंने पूछा कि कर बढ़ाने की आवश्यकता क्यों है, हमारी प्रजा है, उसे अधिक कर लेने की बात तो आगे ध्यान में आए। तो उन्होंने अलग अलग राज्यों को उदाहरण देना शुरू किया कि उस राज्य का ऐसे बहुत अधिक है, उस राज्य का अधिक, उस राज्य के 3-4 राज्यों में बताया। तो उन्होंने कहा कि मतलब उन्होंने बताया कि सब राज्यों को ऐसे अधिक है। उन्होंने कहा कि
उन राज्यों की आवश्यकता हो सकती है, वहां के शासक की दृष्टि कुछ और हो सकती है, उसके आधार पर हम कर नहीं बढ़ाएंगे। इसलिए जो आप कहते हैं कि कर इससे भी कम है, उससे कम कर दिया, कारण हमको आवश्यकता नहीं है, हमारा राज्य सब कुछ ठीक चल रहा है, राज्य में सब कुछ ठीक चल रहा है। कर की आवश्यकता किन इन्हीं के लिए है, कर की आवश्यकता कि हम इनकी ठीक व्यवस्थाएं दे सकें, और जब सब कुछ ठीक चल रहा है तो हम कर क्यों बढ़ाएं? इस तरह से अहिल्या देवी हर समय प्रजा के लिए तत्पर रहती थी और उनकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखती थी। उनके सुख के लिए ही सब तरह की व्यवस्थाओं का विकास करने में उनकी रुचि रहती थी, और वो कहती थी कि मैं सेविका हूं। जैसे आज हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं मैं सेवक हूं, अहिल्या देवी तो बोला करती थी कि मैं सेविका हूं, मैं प्रजा की सेविका हूं, और इसलिए ये प्रजा मेरी संतान है भी हमारा शास्त्रीय रूप से कहा गया है कि राजा को सारी प्रजा है, अपनी संतान जैसी दिखनी चाहिए, उसी के आधार पर आचरण करना चाहिए। एक समय ऐसा आया जब उनका एक दत्तक पुत्र जिसको लिया था, बाद में उन्होंने राज्य संचालन के लिए उसको सक्रिय करने की कोशिश की, वो कुछ अराजकता पैदा करने लगा, उसको उन्होंने पदस्थ कर दिया। कहीं ये भी लिखा मिलता है कि उसको हाथी से कुचलवा के मरवाया कि हमारी जो संतान है उसके साथ ये अन्याय कर रहा है। इतनी कठोर भी थी, विश्व भर में उनकी चर्चा रही। अंग्रेजी इतिहासकारों ने, बड़े बड़े लेखकों ने उनके राज्य का, उनके राज्य संचालन का उल्लेख किया है, बार बार खूब लिखा है, लेकिन पाठ्यक्रमों में नहीं होने के कारण हम उसके विषय में बहुत अधिक नहीं जानते हैं। उनका व्यक्तित्व जानने लायक है, पढ़ने लायक है। हम एक महाविद्यालय में उपस्थित हैं, इसलिए हमारी जो बहनें हैं उनको ढूंढ करके अहिल्या देवी के विषय में पढ़ना चाहिए। हम सबके व्यक्तित्व को ऊंचा व्यापक करने के लिए उनका जीवन आदर्श है, प्रेरणादायक है। इसलिए इसके जो आयोजक हैं उनको विशेष रूप से साधुवाद देता हूँ। ऐसे व्यक्तित्वों पर निश्चित रूप से चर्चा होती रहनी चाहिए, जिससे निरंतर हमको भी आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है और हम अवसर की तलाश कर सकें। आप सबने बहुत ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए मैं आप सबका कृतज्ञ हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। लोकमाता अहिल्याबाई के जीवन के कुछ अनछुए पहलुओं पर प्रकाश डाला, जो संभवतः हमें सामान्य पुस्तकों में पढ़ने को नहीं मिलते। उन्होंने बहुत सारे इंसिडेंसेस बताते हुए हमें ये बताया कि किस प्रकार एक महिला होने के नाते उन्होंने अपने राज्य कार्य में कूटनीति और संवेदनशीलता का अद्भुत संयम बनाए रखा, संतुलन बनाए रखा, क्योंकि भील और गोंड जनजाति की जो समस्या थी उसे पूरा मध्य भारत ग्रस्त था, लेकिन मध्य भारत के किसी भी शासक के पास उसका कोई उपाय नहीं था। अहिल्याबाई ने इस समस्या का समाधान निकाला अपनी कूटनीतिक चतुरता से और संवेदनशीलता से। हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। जिस समय मैं आपको आमंत्रित कर रही थी, मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मैं आपके व्यक्तित्व पर भी प्रकाश डालूं। जिस समय मैंने आपको आमंत्रित किया, आप उठ चुके थे माइक तक आने के लिए, इसलिए उस समय मैंने उचित नहीं समझा कि मैं आपका परिचय देकर आपको रोकूं। तो अब मैं आपके परिचय देती हूँ, आप सबको इस प्रभावशाली ओजशाली वक्ता के विषय में बताती हूँ। श्री मनोज कांत जी सर क्षेत्र प्रमुख, प्रचार प्रमुख पूरे उत्तर प्रदेश हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक बेहद कर्मठ कार्यकर्ता, समर्पित व्यक्तित्व हैं। आपने लंबे समय तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जिला स्तर से लेकर अखिल भारतीय स्तर तक विभिन्न उत्तरदायित्वों का वहन किया है, सफलतापूर्वक निर्वहन किया है। आपने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के एक प्रसिद्ध इतिहास ग्रंथ ध्येय यात्रा का लेखन भी उसने किया है और उसका संपादन भी किया है। हम में से बहुत सारे बहनों ने उस ग्रंथ को लिया भी है और पढ़ा भी है, और हम उनके व्यक्तित्व की गरिमा से उस ग्रंथ के माध्यम से भी परिचित हुए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके व्यक्त करने के लिए, लोकमाता अहिल्याबाई के बारे में अपने कुछ विचार व्यक्त करने के लिए श्री प्रशांत भाटिया जी को आमंत्रित करती हूँ। हम सभी लोकमाता अहिल्याबाई देवी होलकर की 38 शताब्दी वर्ष मनाने के लिए उपस्थित हुए। अभी
हम सभी को बहुत ही सारगर्भित ऊर्जवान वक्ता के द्वारा हम सबको देवी जी के बारे में पूरी जानकारी मिली। इससे पहले लोक माता अहिल्याबाई के बारे में कोई जानता था यहाँ पे? आप में से कोई बताइए उनके जीवन परिचय के बारे में। हम सब नाम तो सुना होगा, लेकिन इतनी विस्तृत उनके जीवन परिचय के बारे में हमको जानकारी आज शायद मिली है। इस नाते से जैसा कि आदरणीय मनोज कांत जी ने बताया, आज भी हम सबके बीच में मातृशक्ति को आगे बढ़कर काम करने में बहुत सारी कठिनाइयां होती हैं, लेकिन इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी जिस साहस के साथ उन्होंने एक आदर्श प्रस्तुत किया है, हम सबका आदर्श भी वैसा ही होना चाहिए। हम सबको उनके बारे में और ज्यादा जानकारी लेते हुए अपने भविष्य को आगे चलकर हम भी लोग माता अहिल्याबाई होलकर जी के जीवन से कुछ सीख कर आगे बढ़ सकते हैं। हमें लगता है ऐसी प्रेरणा लेकर अगर हम यहाँ से जाएंगे, हमारे जीवन में अगर कुछ परिवर्तन आता है, तो यह सच्ची उनके प्रति हमारी एक श्रद्धांजलि भी होगी, और उनके जानने के बाद हमारे व्यक्तित्व में परिवर्तन आता है तो ये देश के लिए भी बहुत आवश्यक होगा। क्योंकि हम सब जानते हैं आज भारत जो है वो विश्व गुरु बनने जा रहा है। पूरा विश्व टकटकी लगा के भारत की तरफ देख भी रहा है। सब कहते हैं कि भारत सबका मार्गदर्शन करेगा, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? पूरा विश्व मानता है, लेकिन विश्व गुरु बनने के बाद हमारा भारत उस लायक बने, इसके लिए ऐसे जिम्मेदार हमारे भविष्य के आप जैसे नए युग के लोग तैयार होने चाहिए, तभी तो हम विश्व गुरु का पद संभाल पाएंगे, है कि नहीं है? तो उसके लिए हमको वैसा बनना भी पड़ेगा। अगर किसी पोस्ट को हमें कोई मॉनिटर बोलते हैं तो मॉनिटर के लिए वो अपने अंदर सारी काबिलियत पैदा करनी पड़ती, तभी तो हम मॉनिटर बन के ठीक से इस क्लास को चला पाते हैं। तो देश को अगर हमें सबसे आगे विश्व गुरु बनाना है, विश्व गुरु बना के सारे विश्व को मार्गदर्शन करना है, तो हमको वैसा बनना भी पड़ेगा। हमें लगता है वैसा बनने के लिए ऐसा आदर्श चरित्र जिसका वर्णन अभी किया कि ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी समाज का मार्गदर्शन करना, समाज में कैसे एक राम राज्य की बात जो हम करते हैं उसका मतलब क्या होता है, कैसा राज्य होना चाहिए, ऐसा प्रस्तुतिकरण स्वयं अपने जीवन में उनका जीवन परिचय हमारे सामने है। ऐसे अपने आप ही हम सब आपके बीच से बने, ऐसी एक अपेक्षा आप सबसे है। मुझे लगता है इसके बारे में एक पुस्तिका भी छप रही है, आदरणीय आशीष जी जब इसको वितरित करेंगे आपके विद्यालय में भी पहुंचेगी। बहुत कम शुल्क मिलेगी, उसको पढ़ना चाहिए। अगर हम उसको पूरा पढ़ेंगे तो और विशाल विस्तार से उनके जीवन के बारे में हमको जानकारी मिलेगी कि हमारे भारत में कैसा नेतृत्व पहले मातृशक्ति ने भी किया है। वरना हम खाली रानी लक्ष्मीबाई का नाम ध्यान रखते हैं, लेकिन रानी अहिल्याबाई राजमाता, लोक माता, पुण्यश्लोका वो क्यों कहा जाता है, ये आज हम सबको जानकारी मिली। तो मैं बहुत ज्यादा ना कहते हुए इसकी ज्यादा से ज्यादा जानकारी लेने के लिए आप सबसे निवेदन करता हूं। और ये हम सब सौभाग्यशाली हैं कि ऐसा विषय आज इस विद्यालय के माध्यम से आदरणीय मंजुला जी ने जो ये निर्णय लिया कि लोक माता अहिल्याबाई देवी जी का जीवन परिचय हमारे बालिकाओं के बीच में इसके बारे में चर्चा होनी चाहिए, इसके बारे में जानकारी हमारे बालिकाओं को हो, ये स्वागत योग्य है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। और ऐसे और कार्यक्रम भी यहाँ पे होंगे तो इसके बारे में और हम जान भी पाएंगे और उसमें मिल भी पाएंगे। आपके बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। इतिहास है और वो एक इतिहासकारों की दृष्टि में अहिल्याबाई होलकर का व्यक्तित्व इस पर प्रकाश डालेगी और उनका एक रिसर्च ओरिएंटेड प्रेजेंटेशन है, शोध प्रस्तुतिकरण है। और प्रोफेसर मिश्रा के विषय में मैं सिर्फ आपको आंकड़ों में बताऊंगी उनका परिचय और उनकी बौद्धिक क्षमता और शोध आयाम का अनुमान आप स्वतः लगा पाएंगे। प्रोफेसर मिश्रा ने 30 दशक तक लगभग बम्बई के श्री M.T. शाह कॉलेज ऑफ साइंस एंड आर्ट्स में शिक्षण का कार्य किया। उन्होंने अपनी PhD आंशिक रूप से
अमेरिका के प्रसिद्ध हार्वर्ड विश्वविद्यालय से पूरी की। उसके बाद इंडिया में उसका सबमिशन किया। प्रोफेसर रंजना मिश्रा ने 8 पुस्तकें लिखी हैं, 4 दूरस्थ शिक्षा के लिए, डिस्टेंस लर्निंग के लिए हैं। विश्व की प्रसिद्ध शोध पत्रिकाओं में, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में उनके 48 शोध पत्र हैं। इसके अतिरिक्त 16 शोध रचनाएं उनकी एडिटेड वॉल्यूम्स और कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स में हैं। 21 रिसर्च आर्टिकल्स नॉलेज बेस्ड वॉल्यूम्स में इंटरनेशनल लेवल पर पब्लिश हुए हैं। 2 मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट्स उन्होंने यूजीसी के किए हैं, पूरे किए हैं, और लगभग 100 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में अपने शोध प्रस्तुत किए हैं। प्रोफेसर रंजना ने बहुत सारे देशों की अकादमिक यात्राएं की हैं, जिनमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, डेनमार्क, जापान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, वियतनाम, नेपाल सम्मिलित है। सो ऐसे विद्वान वक्ता को अब हम सुनते हैं। I think my voice is audible to everyone. At the outset, I really want to thank my friend Sushma for giving such kind introduction. Until unless you like my talk, you should take back my gift, whatever you have given me, if you don't like that. So that's the thing. I try my level best to speak, in mixed language. I've been told to speak in Hindi as well as in English. And I'm grateful to the institution, Navayug Kanya Mahavidyalaya, the principal, Professor Manjula Upadhyay, all the colleagues, my friend Sushma, and for giving me an opportunity to speak in front of such august gathering. I'm very grateful, Manoj sir, that you have come, and more than that, Sushma and Manoj sir encompassed all the points that I was going to say. So I think it is a difficult time for me, but I'll try my level best. इन लोगों ने सब पॉइंट्स को कवर कर लिया, बट मैं कोशिश करूंगी, और इसके लिए इतिहासकार होने के चलते मैंने ऐसा सोचा कि बाकी उन चीजों के बारे में बात करनी चाहिए जो डॉक्यूमेंटेड हैं, जो आर्काइव्स में हैं, जो प्राइमरी सोर्सेज हैं, जो सेकेंडरी सोर्सेज हैं, जो बुक्स लिखे गए हैं। Because nowadays, like you all are seeing, that so many narratives are there. People are concocting stories, and that I never wanted. I wanted to substantiate it with facts and truth. And जो भी दोनों ने कहा वो facts है, लेकिन मैं उसको substantiate करूँगी। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है पर्सपेक्टिव्स ऑफ हिस्टोरियंस एंड स्कॉलर्स ऑन अहिल्याबाई's कंट्रीब्यूशन, एंड ऑल ऑफ देम, सबों ने उनकी तारीफ की है। जैसा मनोज सर ने कहा, हम ब्रिटिश इतिहासकारों को भी लाएंगे और उन्होंने भी अपने पुस्तकों में क्या लिखा आप उसको देख पाएंगे। और ये बात जो आज हम बोलने वाले, क्योंकि अहिल्याबाई होलकर, शी वॉज अ वेरी प्रोमिनेंट एंड अ रेवर्ड क्वीन ऑफ होलकर डायनेस्टी। उन्होंने मराठा किंगडम की इंदौर इलाके पे राज्य किया, और काफी साल रूल करने के बाद राइट फ्रॉम उन्होंने 1765 से 95 तक का जो बागडोर है उन्होंने अपने हाथ में लिया, और बहुत सारी उपलब्धियां उन्होंने हासिल की। सबसे पहले हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं, मेरा जो भी रिसर्च वर्क है वो आर्काइव्स पे है, वो अहिल्या फैमिली का है,
और मैंने खुद भी एक वर्क किया था बहुत पहले, आज से 20 years back, because I'm from SNDT, so my work was on women empowerment. तो उसमें हमने वीवर्स पे काम किया था। वो भी फोटो आज आपको देखने को मिलेगा, जो कि हमारे पहले वक्ता ने कहा कि उन्होंने कैसे वीविंग को भी प्रमोट किया था। तो आर्काइव्स और मेरा जो पेपर है रिसर्च वर्क, वो करेस्पॉन्डेंस लेटर्स पे भी है। जैसा कि मनोज सर ने कहा, बहुत सारे लेटर्स जो मल्हार राव ने लिखा था अपने सेनापति को, बहुत सारे लेटर्स जो उन्होंने अहिल्या को दिया था, बहुत सारे हिस्टोरियंस, और वो प्राइमरी सोर्स है। तो उस पे भी उसका भी हमने बहुत सारा उपयोग किया है। तो बहुत ये जितने भी इतिहासकार हैं उनमें जो प्रमुख हैं, अनगिनत लोगों ने लिखा, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हम लोग उनको सिर्फ कुछ चैप्टर्स तक ही पढ़ पाए और डेप्थ में उनके बारे में जानकारी नहीं ले पाए। इसके लिए मैं इस इंस्टीट्यूशन की बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने बहुत टॉपिकल, स्पेशली सुषमा की, जिन्होंने बहुत टॉपिकल थीम लिया है और वो आज के टाइम में बहुत रेलिवेंट है, जैसा कि मनोज सर ने कहा। सबसे पहले ये तो मैं जानकर उनका एक फोटो आपको दिखाना चाहती थी। ऑलरेडी सर ने कहा है कि शी केम फ्रॉम अ वेरी हम्बल फैमिली, बहुत छोटे परिवार से आई थी। सबसे पहला बुक जो लिखा गया वो है बाय उदय एस कुलकर्णी। ये लेटेस्ट बुक है, 1924 में पब्लिश हुआ है, और उदय कुलकर्णी ने लिखा द मराठा सेंचुरी। 18th सेंचुरी में उन्होंने कहा कि 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई तो मुगल एम्पायर का डिक्लाइन शुरू हो गया और उसके बाद मराठा पावर ही पूरा पावर लिया जो 1818 तक चला। तो इन्होंने अपने किताब में द मराठा सेंचुरी में लिखा कि अहिल्याबाई का योगदान अनन्य है। उन्होंने बहुत सारा चैप्टर्स अहिल्याबाई पे लिखा, और सबसे ज्यादा जो आप लेटर्स देख सकते हैं वो आर्काइव्स का है। उसमें वो लेटर्स ये बताता है कि कैसे अहिल्याबाई छोटे परिवार से आती थी और मल्हार राव ने कैसे उनको ट्रेनिंग दी, उनकी वाइफ ने, उनकी पत्नी ने कैसे उनको राजकाज और बाहरी काम के लिए भी जितना भी पॉलिटिकल अफेयर्स होता था उसका ट्रेनिंग दिया। ये लेटर्स इसलिए जरूरी है क्योंकि इस लेटर्स में मल्हार राव अपने कमांडर इन चीफ को हमेशा अहिल्याबाई के बारे में लिखते थे। दो कारण था, एक तो वो ट्रेन कर रहे थे और दूसरा था कि वो मैसेज देना चाहते थे कि मेरे बाद अहिल्याबाई ही पावर और बागडोर को संभालेंगी। और उनके जीते जी 1765 में जब ग्वालियर का कैंपेन हुआ था, जैसा कि मनोज सर ने आपको बताया कि उनके हस्बैंड खांडे राव होलकर, उनकी मृत्यु 1754 में ही भरतपुर से युद्ध के समय हो चुकी थी। तो इन्होंने उसके बाद ससुर के संरक्षण में प्रशासन किया था। तो 1765 में ग्वालियर का कैंपेन उन्होंने खुद किया और ग्वालियर के किला को जीता था। लेकिन एक से एक उनके लाइफ में बहुत पर्सनल ट्रेजेडीज आई, जैसा कि बाकी भाटिया सर और बाकी लोगों ने बताया, राजकिशोर सर ने, कि 23 उनके बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई थी। तो उन्होंने 1767 में पूरा बागडोर अपने हाथ में लिया था और इस बात की पुष्टि करते हैं उदय एस कुलकर्णी। और उन्होंने ये भी बताया
कि कैसे उन्होंने तभी डिसाइड किया कि राज्य सत्ता वो दूसरे को नहीं देकर पूरा, इसीलिए वो लोक माता भी कहलाएं, क्योंकि उन्होंने कहा कि पूरी जो जनता है मालवा की वो मेरी संतान होगी, और उन पर प्रेशर भी था कि वो एडॉप्ट कर ले, क्योंकि 66 तक मालेराव उनके लड़के को उन्होंने गद्दी पर बैठाया था, लेकिन वो भी अपने पिताजी की तरह अयोग्य थे और एक बीमारी में, लंबी बीमारी में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो 67 में इन्होंने पूरा प्रशासन लिया, और इसकी जानकारी हम लोगों को उदय एस कुलकर्णी देते हैं। सेकंड किताब जो बहुत फेमस है वो मिलिट्री कैंपेन के बारे में लिखते हैं कि कैसे उनको तलवार और इसकी शिक्षा उनको छोटे उम्र में ही शादी हुई थी, तो उसके बाद मल्हार राव ने दिया था। दूसरी किताब है उनकी, वो है के.एस. देसाई की, उन्होंने लिखा द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ अहिल्याबाई, और बहुत सारा चीज, वही चीज रिपीटेशन नहीं हो, इसलिए मैंने यूनिक चीज लिया है हर एक किताब से, जो नई बात उन्होंने लिखी है। के.एस. देसाई ने अपने किताब में लिखा कि जब वो 67 में राजगद्दी ली तो बहुत लोगों ने विद्रोह किया, बिकॉज पीपल वर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट अ वुमन एज अ रूलर। तो उस समय वो, आप देखिए, जो आप देख रहे हैं राजवाड़ा इंदौर का, वो बड़ा महल को छोड़कर वो छोटे से घर में आई, और ये था महेश्वर, और महेश्वर में उन्होंने बड़ा महल नहीं बनाया, और यहीं पर राजपाट, आज महेश्वर में किला है, बट उनके वंशज ने बनाया है। अपने काल में वो कभी भी बड़े पैलेस में, जैसे राजवाड़ा था वहां का, उन्होंने नहीं बनाया। इतिहासकार का मत है के.एस. देसाई, आर.एस. देसाई का, कि उन्होंने स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से महेश्वर आई, क्योंकि महेश्वर एक ऐसा जगह है जहां सातपुरा रेंज है और एक तरफ नर्मदा रिवर है, तो आपको नर्मदा रिवर प्रोटेक्ट करती है और रेंज प्रोटेक्ट करता है। तो उन्होंने ऐसा सोचा, अगर हम यहाँ आएंगे तो अपने सारे जितने भी दुश्मन हैं उनके एक्टिविटीज को पहचान जाएंगे। तो सिक्योरिटी पर्पस के लिए उन्होंने अपनी राजधानी महेश्वर बनाई। प्लस देसाई का मानना है, आप मेरे पहले स्लाइड को देखिए, उन पर बहुत सारी परेशानी एक साथ है, जिसके बारे में आर.एस. देसाई कहते हैं कि सबसे पहला तो था महेश्वर, क्योंकि बहुत लोग आक्रमण कर रहे थे। जैसे ससुर की मृत्यु हुई थी तो भरतपुर, जिनमें इनके पति खांडे राव होलकर की मृत्यु हुई थी, उन लोगों ने सोचा ये लेडी, बिकॉज शी इज अ वुमन, तो ये कोई काम नहीं कर पाएगी, तो उन्होंने अटैक करने का सोचा। Being a very far-sighted woman, उसको लगा युद्ध नहीं करना चाहिए। So 67 में उन्होंने कुछ गांव डोनेट कर दिया to appease them, उनको शांत करने के लिए। But 71 में वापस उन्होंने आक्रमण करने का सोचा, और तभी इन्होंने एक और स्ट्रैटेजी अपनाई, जिसकी बात देसाई लिखते हैं, और देसाई कहते हैं उन्होंने विमेन सोल्जर्स बनाया। विमेन सोल्जर्स के पीछे उनका एक मकसद था, वो भी एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है। और दूसरे लोग, पहला, कोई लोग आक्रमण नहीं करेगा, औरत से लड़ना उनके इज्जत के खिलाफ है। सेकेंड, अगर हारते हैं तो उनकी बहुत बड़ी बदनामी होगी, तो उन्होंने ये प्रेशर जनरेट करने के लिए, साइकोलॉजिकल प्रेशर, एक विमेन आर्मी की कल्पना की और उसको बनाया और खुद लीड किया उसको। सेकेंड, उसी समय जब भरतपुर ने आक्रमण करने का कहा तो इन्होंने आक्रमण के लिए हाँ बोला,
और 1771 में उनको हराया। तीसरा जो आदमी थे जो आक्रमण का सोच रहे थे वो पेशवा के अंकल थे राघोबा। आप लोगों को पता होगा राघोबा का। और राघोबा ने सोचा, क्योंकि तभी उनके राज्य में भी लोगों ने, हम भारत में देखे हैं कि बहुत सारे जयचंद होते हैं, तो वो सारे जयचंद ने कॉन्स्पिरेसी कर रघुबा को बोला कि तुम आकर राज्य को ले लो, और इसी के लिए वो शिफ्ट भी की थी 67 में महेश्वर, क्योंकि उनको डर था बहुत आक्रमण होगा। सो 71 में उन्होंने राघोबा अपनी सेना लेकर उज्जैन तक आ गए। आप जानते हो इंदौर से जस्ट 45 किलोमीटर अवे है उज्जैन, और सेना लेकर रहा। तभी अहिल्याबाई ने वेरी स्ट्रेटेजिकली शी सेंट अ लेटर, जिसके बारे में मनोज जी ने आप लोगों को बताया कि उन्होंने लिखा। लेटर बहुत इंपॉर्टेंस है, वही हम लोगों को सत्यता बताता है। और वो लेटर आज भी होलकर आर्काइव्स में प्रिजर्व है। जब आप जाएंगे तब आप देखेंगे वहां पे सारे करस्पॉन्डेंट लेटर्स हैं। तो उन्होंने लिखा, मुझे तुम अबला मत समझना, डोंट थिंक आई एम अ वीक विमेन। हमारे पास पूरी एक सोल्जर है, अगर तुम जीत गए तो तुम्हारी तारीफ तो नहीं होगी क्योंकि यू आर फाइटिंग अगेंस्ट अ वुमन आर्मी, लेकिन अगर हार भी हुई तो हमारी कभी शिकायत नहीं होगी बिकॉज वी आर अ वुमन। उसको समझ में आया और उसने तुरंत उस लड़ाई को अवॉइड किया। तो तीसरी इन्होंने अपने राज्य को तीसरे कारण से बचाया। चौथा जो कारण था उनका, जो इन्होंने बताया, भील्स एंड जो गॉन्स थे वो सबको लूटते थे, तो उन्होंने एक इंक्लूसिव पॉलिसी बनाई सबको इंक्लूड करने का, और उनको फार्मिंग में डाला और बहुत सारा वीविंग का भी काम दिया। इस प्रकार आर.एस. देसाई जो हैं उनके बारे में लिखते हैं कि she was famous for good governance। उनमें एक गुड गवर्नेंस था, वो बहुत फार साइटेड थी और राजनीतिक दृष्टिकोण से बहुत बड़ी रूलर थी। जो तीसरी किताब अभी बहुत ज्यादा कॉमन है और बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रही है, वेल रिसर्च है, वो है सुगंधा जौहर की। और उन्होंने अहिल्याबाई होलकर पर किताब लिखी और उन्होंने कहा कि, और बहुत चीज उन्होंने लिखा है बट हाईलाइट किया है ऑन इकोनॉमिक फैक्टर्स। सी विदाउट इकोनॉमिक solidarity and without economic strength no ruler can do anything, and that Ahilyabai had realized. So she wanted to avoid wars, वो war को avoid करना चाहती थी, और money को she wanted to preserve. तो उन्होंने सबसे पहला काम क्या किया कि taxation को reduce किया, वीवर्स को, बिकॉज उन्होंने बॉन्ड और वीव को भी बुलाया था, तो उनको अपने राज्य में उन्होंने वीविंग का काम, थैंक यू सो मच सुषमा, उन्होंने वीविंग का काम किया और पूरे मालवा एरिया में उन्होंने, आप देखो कपास की खेती, पहले एंशिएंट टाइम में मालवा वाज वेल फ्लरिश्ड स्टेट, लेकिन ड्यूरिंग मुगल टाइम इट हैड डिटेरियोरेटेड, कमजोर हो गया था। तो उन्होंने मालवा में वापस कपास की खेती करवाई, और आप यहाँ पे मुझे देख सकते हैं, मैं वहाँ पे खड़ी हूँ, वीवर्स से बात कर रही हूँ महेश्वर में। तो मैं जब गई थी अपने रिसर्च वर्क के लिए, तो
तो मैंने वहाँ पे बात किया और उन्होंने बताया अहिल्या बाई के टाइम से हमारे पूर्वज यहाँ पे काम और आज तक हम काम कर रहे हैं। सो विमेन एम्पावरमेंट का इससे बड़ा, बिकॉज मेरा वर्क इज बेस्ड ऑन एम्पिरिकल स्टडीज, is based on survey, is based on fact, is based on interview. तो ये सत्यता है, कोई नैरेटिव नहीं है कि अहिल्याबाई होलकर कोई छोटी मोटी रूलर थी और उन्होंने टैक्स के अलावे क्या किया, एक ऑफिसर को वहां पे अपॉइंट किया सो दैट मटेरियल सारे वीवर्स को हमेशा मिलता रहे। उन्होंने टैक्स कम कर दिया उनका, और जो फार्मर्स थे और जो वीवर्स थे उनको सबसे कम टैक्स पे बना दिया अपने राज्य में, जिससे कि और भी लोग वहां पे अट्रैक्ट हों। जो तीसरी है वो है किताब जो लिखी गई है, वो है डॉक्टर किरण नागटोडे, और नागटोडे ने लिखा कर्म योगिनी अहिल्याबाई। इनकी भी किताब महाराष्ट्र में वेरी पॉपुलर, बहुत पॉपुलर हिस्टोरियन है महाराष्ट्र की, और उन्होंने अपने दरबार में उन्होंने बाकी चीज को जो हाईलाइट किया है सबसे ज्यादा किया कर्म योगिनी में कि शी वॉज अ जस्ट रूलर, वो बहुत जस्ट रूलर थी। और जैसा मेरे पहले वाले वक्ता ने कहा कि वो कड़क भी थी, स्ट्रॉन्ग थी, कैसे उन्होंने पनिश किया था, तो उसमें एक एविडेंस हम लोगों को जो हाथी से कुचलने की बात है वो कंकॉक्टेड है, वो सत्य नहीं है, लेकिन उनके महल में हम लोगों को वो स्कल्पचर्स मिलता है और वो दिखाता है कि वो कड़क थी और वो स्ट्रॉन्ग स्टेप लेती थी। लेकिन तुकोजी राव उनके कमांडर इन चीफ थे, उनके लड़के ने भी गलत काम किया था, तो तुकोजी राव ने कहा था अहिल्याबाई को कि उसको इनकार्सरेट मत करो, उनको जेल में मत डालो। लेकिन अहिल्याबाई ने कहा न्याय न्याय होता है, और उन्होंने इस एग्जाम्पल, मतलब एग्जेम्पलरी थी वो, चाहे उनका लड़का भी जो माले राव थे बहुत प्राइम्स यूज करते थे, बिच्छू डाल देते थे लोगों के जूता में, चप्पल में, तो उनको भी पनिशमेंट में उन्होंने कभी नहीं छोड़ा और बाद में तो उनकी मृत्यु ही हो गई। लेकिन उन्होंने तुकोजी राव को भी स्पेयर नहीं किया था। इसके अलावे वो किरण नागटोडे लिखती हैं कि उन्होंने जो अपना ऑफिस बनाया था, जो मैंने बिल्डिंग दिखाया छोटा सा, उसमें हर एक लोग आ जा सकते थे, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, किसी भी समय उनको जस्टिस उनको दिया जाता था। और उन्होंने बहुत सारा पंचायत बनाया था। ये जो हम लोग आज पंचायत की बात करते हैं, मुखिया, तो उन्होंने गांव लेवल पर भी, विलेज लेवल पे शी क्रिएटेड जुडिशियरी सिस्टम, तो इसलिए उनका बहुत इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट है जिससे आज आप लोगों ने पुण्य श्लोकी शब्द लिया है, वो शब्द पर एक किताब लिखी गई और वो है शिवाजी सावंत की किताब। उन्होंने अपने किताब का ही नाम लिखा है पुण्य श्लोकी अहिल्याबाई होलकर, और उन्होंने अपनी किताब में लिखा अहिल्याबाई होलकर के काल में आर्ट, लिटरेचर, स्कल्पचर, ये सब इट वाज एट इट्स जेनेट, ऊंचाई पे था। यहाँ तक कि वो लिखते हैं शिवाजी सावंत कि उनके काल में जो स्कल्पचर का काम था वो एक सेकंड के लिए नहीं रुका था। आप देख सकते हैं वो इंट्रिकेट वर्क, वो पूरा इंट्रिकेट वर्क टेम्पल्स में मिलता है,
और बाकी जगहों पे झरोखा में और बाकी जगह उन्होंने शिव जी का जो मुखौटा है, आज भी आप उज्जैन में जब पूजा करेंगे तो आप देखेंगे कि वो मुखौटा पहनाते हैं शिव को और फिर उसकी पूजा करते हैं। तो ये पूजा के लिए नॉट इम्पॉर्टेंट, आप ऐसे देखिए एक पूरा फैमिली तैयार किया, एक ग्रुप तैयार किया जो कार्विंग करते हैं, जो काम करते हैं और आज तक उनका डिमांड है। तो वो इतनी फार साइटेड थी कि उन्होंने ये सब काम किया। इसके अलावा उनके काल में बहुत सारे आपको विद्वान थे जिनको उन्होंने शेल्टर किया, बहुत सारी किताबें लिखी गई, ट्रांसलेशन किया गया। जो हमारे स्क्रिप्चर्स को जला दिया गया था मुगल काल में और इन्वेजन के समय में, उसको इन्होंने रिवाइव करवाया, वापस ट्रांसलेट करवाया। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट मोरोजी पंत और खुशहाली राम का नाम है, जो संस्कृत स्कॉलर थे और इसके बारे में शिवाजी सावंत लिखते हैं। दूसरी जो एक किताब है वो है शंकर एंड देशमुख की, और उन्होंने अहिल्याबाई का कंजर्वेशन ऑन नेचुरल रिसोर्सेज पे किताब लिखी है। नेचुरल रिसोर्सेज जब मनोज सर ने कहा आपको कि बहुत रेलिवेंट है ये टॉपिक, तो वो इसीलिए है। आज भी इकोलॉजी, environment is anything. Every second person is talking about that and we are working on that. और उस जमाने में उन्होंने नेचुरल रिसोर्स की बात की, बहुत सारा घाट बनाया, कुआं बनवाया, बहुत सारा कैनाल्स को कनेक्ट किया और इन सब के बारे में आप देखेंगे कि वो जो शंकर देशमुख है उन्होंने लिखा है। दूसरी जो अभी एक किताब है वो है बाय चिन्मयी मूले। इनको बहुत अभी रिकॉग्निशन दिया जा रहा है, बहुत जगह फेलिसिटेट किया जा रहा है, क्योंकि इन्होंने जो किताब लिखी वो है लोक माता अहिल्याबाई होलकर, क्वीन ऑफ इनडोमिटेबल स्पिरिट। और इस किताब में उन्होंने जो टेम्पल्स को इन्होंने कंस्ट्रक्ट करवाया और जो टेम्पल्स को इन्होंने रिनोवेट, शी रिवैम्प। आप देखो एक मैप है यहाँ और वहां पे नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट जितने मोर देन 3000 टेम्पल्स को कराया। प्लस जो गैंगेज रिवर है, शी रियलाइज इट्स अ होली वाटर, सो उसने शी सॉ टू इट कि जो गैंगेज वाटर है वो हर एक टेम्पल्स में पहुंचे। और उन्होंने, अगर आप देखें, दो मेजर टेम्पल, जब 11th सेंचुरी में महमूद गजनी ने हमारे सोमनाथ को जो डिस्ट्रॉय किया था और बाद में 1669 में औरंगजेब ने जो काशी विश्वनाथ को किया था, तो इन्होंने उसको भी रिवैम्प करवाया, रिनोवेट करवाया और सारे जगह उन्होंने ऐसा, चिन्मयी मूले लिखती हैं that all the temples, और इन्होंने हर एक टेम्पल के बगल में लोगों के रहने के लिए, देखिए वो जो 3 इन्होंने वहां पे गेस्ट हाउसेज हर एक जगह बनाया है। पंचकोशी जो है नर्मदा के पास, वहां पे बहुत सारा उन्होंने बहुत सारे घाट को रिनोवेट करवाया, जैसे दशाश्वमेध घाट है, मणिकर्णिका घाट है, अहिल्याबाई घाट है। अहिल्याबाई घाट उन्होंने बनवाया जैसा सर ने बताया, और ये 2 घाटों को उन्होंने फिर से रिनोवेट किया जो आज तक चल रहा है। सो ये कंस्ट्रक्शन का काम उन्होंने बहुत करवाया, बहुत सारा धर्मशाला और रोड्स भी बनवाया। उन्होंने जो हम
अयोध्या और काशी ऐसा रोड जो कनेक्टेड रोड देखते हैं उसको भी इन्होंने रिकंस्ट्रक्ट करवाया था। आगे आप देखेंगे कि आरसी मजूमदार का जब हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया, तो वो तो बुक कालिंकर दत्ता रे चौधरी के साथ उन्होंने लिखा है, बट आई बी शोइंग इट, उसमें उन्होंने उनके ब्रिज बनाने की बात की है जो उन्होंने नर्मदा रिवर पे बनाया था। मतलब सोचिए जो नेशनल बुक है उसमें भी एक चैप्टर अहिल्याबाई पे है, तो ये बड़ी बात है। बाकी जो अभी राइटर्स लिख रहे हैं वो तो लिख ही रहे हैं, और उसके बाद एक युगांधरा अहिल्याबाई होलकर पर लिखी और ममता चंद्रशेखर ने, और इन दोनों ने, आप वहां पे मैंने हाईलाइट किया है, इन दोनों ने अपने किताब में लिखा कि ये अहिल्याबाई होलकर जो थी, she was so far-sighted that she was the first one to apprise Peshwa that be aware of the Britishers. She had, told him कि आप उसी से डरो, but Peshwa did not pay any attention to it, and that's why they lost. Maratha Empire was lost in 18 रहे हो, and be aware, और अपने आप को आप मजबूत करें, नहीं तो one day will come, जैसे हम लोगों को बोला जा रहा है कि आप नैतिकता पे जाओ, अपने आप को संभालो, नहीं तो देश का अंत होगा। तो वो हम लोगों ने, उन लोगों ने they never envisaged, और उसके बाद पेशवा एम्पायर का, मराठा का एंड भी हुआ। बट शी वॉज द वन हु हैड रिटन अ लेटर, वो पेशवा है, और युगंधरा ने उसके बारे में पूरा डिटेल में अपने किताब में लिखा है। दूसरा एक किताब है जिसमें मुक्ता केवड़ेकर, उन्होंने लिखा है, देखिए लोक राज्ञी का उनको दिया ये, उन्होंने विमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत काम किया, बिकॉज शी हरसेल्फ वाज अ विडो, तो उनको पता था कि कैसे एम्पावर किया जाए। तो लड़कियों को प्रॉपर्टी का राइट दिया, उनको बेटा एडॉप्शन का राइट दिया। आप याद करो डलहौजी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ब्रिटिशर्स ये कहकर कि लड़कियों को लड़का नहीं है, बेटी है, तो उनका राज्य मेरा है, तो हड़पे थे उन्होंने, बहुत सारे रानियों का हड़पा था। तो इन्होंने उस टाइम में अपने लोगों को ये अधिकार दिया था कि तुम एडॉप्ट कर सकते हो। उन्होंने उनको लिटरेसी का कैंपेन चलाया था, सारी औरतों को पढ़ने का, कि बिना न्यूमरेसी और लिटरेसी के हर एक लड़कियों को जोड़घटा और पढ़ाई आना ही चाहिए, चाहे वो धार्मिक किताब हो चाहे जो हो, क्योंकि अपने लाइफ में पांव पे खड़ा होना इज अ मस्ट। और उन्होंने अपना तो सोल्जर ही एक पूरा सेना ही बना लिया था, तो इसके लिए उन्होंने विमेन एम्पावरमेंट का काम किया, और वीविंग में बहुत सारे औरतों को उन्होंने इनकरेज किया था, जिसका मैंने फोटो दिखाया था और इंटरव्यू मैंने लिया था। तो इसलिए जो मुक्ता है वो केवड़ेकर लोकराज्ञी का उनको एग्जाम्पल देती हैं। अब हम आ रहे हैं जो नेशनल लेवल पे, अभी तक हम लोग हमारे काल में when we were like teaching at that time ये ऑथर्स नहीं थे, और हमारे टाइम में जो ऑथर्स होते थे वो थे जगन्नाथ सरकार, जिन्होंने मराठा एम्पायर पर पूरा किताब लिखा, और उन्होंने एक ही उनके किताब में भी हम लोगों को मराठा एम्पायर में कि हाउ देयर वाज अ रूलर, वुमन रूलर हु डिफेंडेड हर एम्पायर, ऐसा कर एक पैराग्राफ ही आता है, बट दैट हैज बीन मेंशन्ड देयर। दूसरा जो है वो जीएस सारदेसाई है, वो हिस्टोरियन ऑफ द मराठा एम्पायर, और सारदेसाई ने भी अपने बुक में, इसका मतलब अहिल्याबाई कोई कंकॉक्टेड स्टोरी नहीं है, वो एक रियल में रूलर थी जो भारत में 18th सेंचुरी में रूल कर रही थी मालवा में।
इंदौर में होलकर डायनेस्टी की क्वीन थी, तो हम लोगों को इसकी जानकारी उनसे मिलती है। तब विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े और उन्होंने महिकावती जी बखर, महाराष्ट्र में हम लोग बखर की बात करते हैं। बखर इज लाइक व्हेन एनी रूलर जब कोई कैंपेन पे जाते थे तो उनके बारे में लिखा जाता था इन प्रेज। सो महिका जी बखर जो है, महिकावती जी बखर, उसमें उन्होंने एक पूरा जो सॉन्ग है वो अहिल्याबाई के प्रेज में है। तो उसके बारे में राजवाड़े काशीनाथ अकेला किताब नहीं लिखा है, बट बुक में लिखा है। दूसरी आरसी मजूमदार, हम लोग उस सबको पढ़कर ही हिस्टोरियन हुए, और उनके साथ कालिंकर दत्ता, रे चौधरी, उन लोगों ने जो किताब लिखी उसमें एक जगह मेंशन आता है कि देयर वाज अ रूलर जो थी, उन्होंने ब्रिज बनाया था, और ये ब्रिज का फोटो है। ये ब्रिज अभी भी वहां पे है, नर्मदा पे। तो इसका मतलब वो कितनी रेलिवेंट थी। दूसरा, ये लोक माता अहिल्याबाई होलकर, और उनके बारे में कहते हैं नरेंद्र। 2 किताबें इस पे लिखी गई है, और दोनों ने अपने नरेंद्र ने लिखा, क्या वो सेठ थी या वो एक राज्ञी थी, और उनके बारे में उन्होंने अपने किताब में लिखा है कि वो सेंट भी थी, कॉम्बिनेशन ऑफ द बेस्ट 2 क्वालिटीज। लाइक वो राजा भी थी, रानी भी थी, और उन्होंने बहुत सारा काम किया। जैसे उनके काल में हिंदू, मुस्लिम, जितने भी सिख थे, अगर उन्होंने हिंदू टेम्पल्स को रिवैम्प करवाया, रिकंस्ट्रक्ट करवाया, तो मुस्लिम्स को भी पैसा दिया अपने मॉस्क बनाने का, मदरसा बनाने का, उसी तरह सिखों को दिया। तो वो एक जस्ट रूलर थी। शी actually, was such a just ruler that in her darbar anybody could come anytime to share their grief with her. इसलिए उनके बारे में ये लिखती हैं। अब अलेक्जेंडर बर्न्स, जैसा कि कहा कि जो विदेशी इतिहासकार हैं वो भी बहुत कुछ लिखते हैं अहिल्याबाई के लिए, और बर्न्स ने का ऑब्जर्वेशन है ऑन अहिल्याबाई, एंड ही सेज कि बहुत बड़ा एक फेमीन आया था इन 1787 से 97, पूरा इंडिया हिट हुआ था। All of you know, during the time of Britishers, like large numbers of famine, more than 48 struck us, because उनका faulty taxation system, exploitative policy, उनके चलते हमारा shortage of फूड था, हमारा एक्सप्लॉयटेशन था, हमारे पास पैसा नहीं था, और फूड की कमी हो गई थी, और पानी नहीं था। मतलब इन्वायरमेंट में भी परिवर्तन आ रहा था, क्योंकि उन्होंने न्यू रेवेन्यू सिस्टम ले आया था विच वॉज इन फेवर ऑफ द बिग जमींदार्स। तो जो फार्मर्स थे उनको वो गरीब होते जा रहे थे, तो उनके लिए ये लिखते हैं बर्न्स कि पहला एक राज्य जिसमें कि नहीं अकाल आया वो था इंदौर। तो इंदौर में बर्न्स अलेक्जेंडर लिखते हैं। जॉन के, as you can see, he is a great historian and chronicler of the Britishers. उस समय के उन्होंने लिखा अहिल्याबाई होलकर, she was a humble and she was a strategic. Already I had told you how like good she was in the strategy, how she shifted her capital. So even John Kay has mentioned that.
Then Sir John Malcolm, he was actually historian and he was British official of Central India of that time. तो उन्होंने पूरा डॉक्यूमेंट किया है and in his documentation also he has talked about the whole Central India and about Ahilyabai Holkar, how great a ruler she was, how popular she was, how people used to put her on a high pedestal. लोग माता की तरह पूजा करते थे और वो उसके लायक थी, तो उन लोगों ने भी इसको तारीफ किया है। सेंट जेम्स फोर्ब्स जो है वो क्रॉनिकलर थे और उन्होंने भी अपने इतिहास में ऑब्जर्वेशन में इसके बारे में लिखा है। अब एक सवाल आता है कि सब कोई ने तो तारीफ किया, तो हम हिस्टोरियन जो हैं वो बिना क्रिटिकल एनालिसिस के, बिना जब तक हम देखते नहीं हैं तो कितना शिकायत हुआ, कितना तारीफ हुआ, और उसमें जितने भी हिस्टोरियन का नाम मैंने लिया उसमें मैंने पाया 3 चीजों को दे हैव एनालाइज एंड दे आर क्रिटिक अबाउट। पहला बोला कि वो एक बहुत एक्चुअली हैव अ सोर थ्रोट, उन्होंने कहा क्रिटिसाइज किया है कि वो एक्स्ट्रावेगेंट थी, क्योंकि जैसा मैंने आप लोगों को बताया शिवाजी सावंत ने कहा था कि उनके काल में कभी काम बंद नहीं हुआ, कंस्ट्रक्शन वर्क, रिवैम्पिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ द टेम्पल्स, रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ द घाट, तो उन्होंने कहा बहुत पैसा खर्च किया एक्सचेकर का, स्टेट एक्सचेकर। बट जो डॉक्यूमेंट है और आर्काइव्स होलकर और इंदौर आर्काइव्स, उसमें से पता चला कि जब वो रानी बनी तो शी ओन्ड 18 करोड़, उनको मिला था इन लेगेस, उनको शी गॉट दैट प्रॉपर्टी, और उन्होंने उसी 18 करोड़ को इसमें खर्च किया था। She never had spent a single penny from state exchequer। तो ये जो रिफ्यूट किया गया है इस क्रिटिसिज्म को, सेकेंड क्रिटिसिज्म जो उनका है कि शी वॉज अ डिक्टेटर, क्योंकि वो बहुत कड़क थी और उन्होंने हाथी से लोगों को कुचल दिया जाता था, लेकिन वो कड़क थी, जस्ट थी। लेकिन अगर आप देखें जस्ट का मतलब डिक्टेटर नहीं होता। आज के टाइम में भी हम लोग, अगर आप डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे अपनों में और पराया में, तो आप डिक्टेटर नहीं हो, आप जस्ट हो। तो उनके काल में ये देखा गया कि उन्होंने तुकोजी होलकर के भी बेटे को, अपने भी एडॉप्टेड सन को कभी स्पेयर नहीं किया था, इसीलिए उनको डिक्टेटर कहना गलत होगा, बिकॉज वो भी सती हो सकती थी। खंडेराव होलकर की मृत्यु के बाद ससुर ने, मेरा तुम्हारे अलावे कोई नहीं है, और अगर तुम चली गई तो हमारे साम्राज्य का क्या होगा। तो उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया था और कहा कि अगर तुम भगवान को प्राप्त करना चाहती हो तो समाज की सेवा करो। That's why she took it, you know, कि भगवान या लोगों का सेवा करना, like is serving people is serving God है। तो उनके बारे में दूसरे इतिहासकार का कहना है कि ये क्रिटिसिज्म कोई क्रिटिसिज्म नहीं है, उन्होंने हिंदुइज्म को स्टेट रिलीजन नहीं बनाया था, इट वाज हर पर्सनल रिलीजन। और कहीं भी उन्होंने डोनेशन में हिंदू, मुस्लिम और सिख को भी दिया है, जिसका डॉक्यूमेंटेशन तब हम
देखते हैं आज के टाइम में उनका रिलेवेंस क्या है। आप लोग ऐसे भी टू ऑल द स्टूडेंट्स, प्लीज आप हमारी बात पे मत जाइए। आप ऐसा सोचिए कि आज जो है उसको कंपेयर कीजिए पास्ट से और देखिए कि उसने क्या किया। अगर हम बोले जस्टिस की, सो आज हम देखते हैं कोई भी कोर्ट में केस जाता है तो उसको जजमेंट आने में महीना लग जाता है और जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। लेकिन उनके काल में ऐसा नहीं था, कोई भी चला आता था उनके काल में। सेकंड, उनके काल में धर्म है, उनके काल में विमेन एम्पावरमेंट है जिसकी बात हम कर रहे हैं। उनके काल में इकोनॉमिक प्रोग्रेस है, वीवर्स एंड जितने भी लोग, और सोशल वेलफेयर है, लड़कियों का एजुकेशन। और उनके बारे में जोना बेली ने भी एक इतिहास, वो ब्रिटिशर्स भी उन्होंने लिखा कि ऐसी एक लेडी को ब्रह्मा ने बनाया जो भारत में किस रूप में आई, तो अहिल्याबाई के रूप में आई। सो इट्स नॉट डिनाइंग द फैक्ट कि चाहे इंडियन हिस्टोरियंस है, चाहे वेस्टर्न हिस्टोरियन है, चाहे वो ऑब्जर्वर है, चाहे वो ट्रैवलॉग लिखा गया, हर एक कोई ने अहिल्याबाई का प्रेज किया। थैंक यू सो मच फॉर जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर थे, अपना कार्यकाल करते हुए तो वो नहीं उनके बारे में ज्यादा लिख सकते थे। कार्यकाल समाप्त करने के बाद दोबारा भारत लौट करके आए। मध्य भारत में उन्होंने यात्राएं की और उनके बारे में सूचनाएं एकत्र की। इसी तरीके से एक अमेरिकन स्टुअर्ट गॉर्डन ने भी अहिल्याबाई के ऊपर एक किताब लिखी है। तो वो कोई छिपी हुई हस्ती नहीं है, बस समस्या ये है कि आज के भारत में वो बहु प्रचारित नहीं है। उनके व्यक्तित्व को बहुत अच्छी तरीके से प्रचारित करने का प्रयास करना अभी बाकी है। अब मैं अपनी सम्मानित प्राचार्य जी से अनुरोध करूंगी कि वो कुछ वचन कहें। गुड आफ्टरनून। मैं ये कहना चाहूंगी कि हॉल में इतनी छात्राएं हैं और जो हमारा उद्देश्य है कि अहिल्याबाई होलकर जी के बारे में सभी छात्राएं और लोग जाने, छात्र छात्राएं सभी, और ये हॉल आज अपनी कैपेसिटी से ज्यादा भरा हुआ है, जो कि इस कार्यक्रम की संगोष्ठी की सफलता का द्योतक है। मैं हमारे आज के मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता श्री मनोज कांत जी का हृदय से आपसे हमें सीखना चाहिए कि आप हमेशा अध्ययनरत रहते हैं। आप कोई प्रोफेसर नहीं है, पर आप कोई जो है छात्र भी अब तो नहीं है, पर फिर भी वो उनकी जीवन का एक पार्ट है कि आप लगातार अध्ययनरत रहते हैं और वो उनके व्याख्यानों से हमेशा हमें देखने को मिल जाता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे बीच आए और आपने पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर जी के व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में इतनी विस्तृत जानकारी दी। खास तौर पे जानकारी से ज्यादा आपका अंतर्दृष्टि पर रहा कि कुछ उदाहरण के स्वरूप आपने उनके दृष्टांत देते हुए बताया। आप पर भी प्रश्न था कि जो आप सोचिए, कुछ उन्होंने बताया कि हाँ क्या अंतर्दृष्टि रही होगी, पर मैक्सिमम आप देखिए तो ओपन एंडेड उन्होंने क्वेश्चन मार्क लगाया कि आप सोचें कि क्या उनकी अंतर्दृष्टि होनी चाहिए। तो एक प्रोफेसर का जो होना चाहिए काम कि वो अपने छात्रों को नॉलेज दे, ज्ञान दे, पर उनको सोचने की लिए बाध्य भी करें, क्योंकि सिर्फ एक तरफ से डिलीवरी नहीं होनी चाहिए। आप जब सुन रहे हैं तो उसके बारे में चिंतन भी करें, मनन भी करें, अध्ययन भी करें, इसके लिए प्रश्न छोड़े जाते हैं। आज की हमारी राजकिशोर जी जो
ये त्रिशतम पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर जी की जो समारोह समिति है उसके आप प्रमुख हैं। आपका दायित्व है कि अभी जो 6 महीने बचे हैं तो उसमें जनता के बीच, लोगों के बीच, स्कूल कॉलेजेस में सभी के बीच जो है उनकी स्मृति के स्वरूप, उनके जीवन कृतित्व को लोगों तक पहुंचाया जाए और उसी के निमित्त एक कार्यक्रम का आयोजन CMS के ऑडिटोरियम में, जहाँ पे 3500 लोगों के बैठने की क्षमता है, वो अभी रविवार को 24 तारीख को शाम को 3 बजे से कार्यक्रम आयोजित है, जिसमें ये बताया गया कि आपको कि उनके जो वंशज हैं वो भी वहाँ पर उपस्थित रहेंगे। तो उन्होंने एक तरीके से उसका निमंत्रण भी आपको दिया। हमारे बीच प्रशांत भाटिया जी हैं जो जाना माना नाम है लखनऊ में, और हमारी जो पूर्व मेयर थी संयुक्ता भाटिया जी, आप उनके सुपुत्र हैं। और आपने जो है इस समिति के बारे में, आप भी उस समिति के मेंबर हैं और मैं भी उस समिति की मेंबर हूँ। तो ये मेरा दायित्व है कि वो जितना ज़्यादा हम कार्यक्रम करा सकें इस समारोह को, क्योंकि अगली बार हम ये सोचेंगे कि कोई नुक्कड़ नाटक या कोई नाट्य मंच या कोई नृत्य नाटिका हम जब छात्राओं को ट्रेनिंग दे देंगे तो करवाएंगे, और कुछ कॉलेज से कोलैबोरेट करके कार्यक्रम कराएं बृहद स्तर पर। ये तो हम आज जो बात कर रहे हैं उससे संदर्भ में रहा। और जो हमारी आज की विशिष्ट वक्ता हैं जो कि हम लोगों के बीच से ही हैं, प्रोफेसर रही हैं आप, इसमें उन्होंने स्वेच्छा से रिटायरमेंट लिया है। तो आज उनके जो व्याख्यान आपने सुना PPT के माध्यम से, मुझे लगा कि अहिल्याबाई जी पर बात करने के लिए PPT का क्या यूज होगा। मैंने पूछा कल सुषमा जी से, तो उन्होंने बताया कि नहीं, वो बहुत वेल रिसर्च पेपर प्रस्तुत करेंगी और आपका व्याख्यान बहुत ही ज्ञान से परिपूर्ण। और सबसे बड़ी बात है कि आपने सही बात कही कि जब हम लोग कोई बात करते हैं कि ये महापुरुष थे, ये इन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया, तो लोग सोचते हैं कि उस विचारधारा के हैं, इस वजह से वो बात कर रहे हैं। पर आपने उसको साक्ष्यों की बैकिंग दी, आपने पुस्तकों का रेफरेंस दिया, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे बीच आई और आपने अहिल्याबाई होलकर जी के जीवन पर, उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज पर, उनके हिस्टोरिकल क्या पर्सपेक्टिव रहा है, उनके एनवायरनमेंट कंजर्वेशन पे क्या उनका एक तरीके से काम रहा है, उस सब पर बहुत ही वेल रिसर्च्ड पेपर आपने प्रस्तुत किया। जैसा कि महिलाओं की कमजोरी होती है वस्त्र, तो वस्त्र उद्योग भी अहिल्याबाई होलकर जी ने लगाया। हम लोग माहेश्वरी और चंदेरी साड़ी सुना करते थे, पर ये नहीं पता था कि वो साड़ी उनके समय से टेक्सटाइल इंडस्ट्री को भी उन्होंने इतना ज्यादा प्रमोट किया था। एक अर्थशास्त्री के होने के नाते मैं चाहूंगी कि आप एज अ हिस्टोरियन हमें भी कुछ मटेरियल दें, तो हम उस पर कुछ स्टडी करना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत और हमारे इंटर कॉलेज से जो इन छात्राओं को भी ये सही समय पर संप्रेषित हो जाए तो ये अच्छा रहता। और इंटर कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर सीमा सिंह जी से मैंने कल आग्रह किया कि आप भी रहे, हो सकता हो व्यस्तता के कारण ना हो, पर उन्होंने अपनी शिक्षिका और उनके साथ छात्राओं को भेजा। मैं उनका और वहाँ की से आई हुई शिक्षिका आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और जो इंटर की छात्राएं हैं, आप लाभान्वित हुई हैं आज की संगोष्ठी से कि नहीं? क्या आप इसके पहले अहिल्याबाई होलकर जी के बारे में इतना कुछ जानती थी? नाम सुना था? बहुत अच्छा है। और ये मेरा सौभाग्य है कि अगर मैंने इस चीज को कोई चीज सोची और जो है वो फलीभूत करने में टीचर का प्रमुख रोल होता है, खासतौर की उसकी अपनी टीम का। तो मैं इस प्रोग्राम की कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर सुषमा त्रिवेदी जी का, जो इतिहास विभाग से हैं और आप भी रिसर्च ओरिएंटेड हैं, तो आपका धन्यवाद देती हूँ कि आपने इस कार्यक्रम का आयोजन महाविद्यालय में इतना इंटरेस्टिंग वे में किया। आप अपनी फ्रेंड को हमारे बीच लाई, मैं चाहूँगी कि आप उनको समय समय पर बुलाएं, जिससे कि हमारी छात्राएं उसे लाभान्वित हो सके। आपका पैशन है पढ़ाना, वो पैशन बना रहे। हमारी जो छात्रा शिक्षिकाएं हैं महाविद्यालय की और जो छात्राएं हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने पेशेंस के साथ
पूरे संगोष्ठी को सुना और बाकी युवा छात्र हों चाहे छात्राएं, उनको इतनी देर बिठाए रखना और इतना एक तरफ से बोलते जाए सुनकर बड़ा, इसलिए बीच में कुछ डिस्टर्बेंस आ रहा था, पर फिर भी आप सभी का बहुत धन्यवाद। और सुषमा जी की टीम में जो लोग भी इस कार्य को कर रहे थे उनको बहुत बहुत धन्यवाद। मिशन शक्ति टीम जो कि 5.0 यानी जो गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर है, तो एक महिला सशक्तिकरण के लिए इससे बड़ी मिसाल क्या हो सकता है कि हम पिछले 1.5-2 घंटे से उनके बारे में सुन रहे हैं। तो मिशन शक्ति टीम की कोऑर्डिनेटर और उनकी प्रोफेसर नीतू सिंह और उनकी पूरी टीम जिसमें डॉक्टर सीमा पांडे और डॉक्टर मनीषा बरौनिया हैं, तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई कि बहुत ही सफल कार्यक्रम रहा, क्योंकि एग्जाम के समय इतनी छात्रों की संख्या होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पर आपने, मुझे लग रहा था कि मनोज कांत जी आ रहे हैं, हम लोग उनको सुनने के लिए सोचते हैं कि कहीं सुनने को मिल जाए। अब उनको अगर हमारी छात्राएं नहीं होंगी तो क्या होगा, तो आपने हमारी लाज रखी नवोदय में महाविद्यालय की, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अहिल्याबाई होलकर की बस ज्यादा समय नहीं होगी, 2 मिनट, कि अहिल्याबाई होलकर जी के बारे में जब हम आज के समय में, जैसा मैडम का भी ये था कि बहुत ज्यादा बात नहीं हुई, यहाँ तक कि जो अंग्रेज शासक थे उन्होंने भी हिस्टोरियंस थे सॉरी, उन्होंने भी इनके बारे में स्टडी की, फिर भी वो हम तक वो चीज नहीं पहुंच पाई। तो इसका मतलब उसके पीछे कुछ ना कुछ ऐसी मंशाएं रही और उन्हीं मंशाओं को तोड़ना हमारी वर्तमान सरकार ने अपना दायित्व समझा, और इसलिए अमृत महोत्सव के समय से ही ऐसे वीर पुरुष और वीरांगनाएं जो कि अननोन है, जो कि बहुत ज्यादा जिनके बारे में लोग नहीं जानते, उनके बारे में लोग पढ़ें लिखें समझें, पुस्तकें लिखें, उस पर व्याख्यान हो, इसके बारे में निर्देशित भी किया और आग्रह भी किया। और हम सभी अमृत महोत्सव के समय से ही इस दिशा में निरंतर कार्य कर रहे हैं। और क्योंकि जब तक हम अपने जो हमारी लेगेसी है जो उसके बारे में जब तक हम गर्व नहीं महसूस करेंगे, तब तक हम हमेशा वेस्टर्न आइडियोलॉजी से ही प्रभावित होंगे और हमें लगेगा कि जो पाश्चात्य संस्कृति में है, जो उनके आविष्कार हैं, जो उन्होंने बना दिया वही सब कुछ है। आज का पुल गिर जाता होगा क्योंकि वो भ्रष्टाचार की बलि चढ़ जाता है। पर आप सोचिए अहिल्याबाई होलकर जी के समय, मुझे लगता है कि डॉक्टर जो भी लोग होंगे, चाहे वो गवर्नमेंट की किसी भी लेयर से, उनका इतना सख्त शासन रहा होगा कि जो है डर के मारे ही कहिए और या उस समय की ईमानदारी कहिए, उनका कैरेक्टर कहिए, ये आज तक वो ब्रिज अगर दिखना है वहां पर तो ये बड़ी बात है। और एक चीज जो आपने लास्ट में 3 बुलेट पॉइंट्स निकाले, उसमें एक प्रश्न आज के भी जो हमारे कहेंगे कि चाहे वो आदरणीय मुख्यमंत्री जी हों और आदरणीय प्रधानमंत्री जी हों, उन पर प्रश्न चिन्ह उठाया जाता है कि वो अपने धर्म का बड़ा प्रचार प्रसार कर रहे हैं या वो शंकर जी मंदिरों में जा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। तो उसका आंसर आपके इससे भी मिल गया कि अहिल्याबाई होलकर जी शिव भक्त थी, वो अपनी हिंदू रिलीजन को मानती थी, पर सभी के समस्याओं का समाधान करती थी। पर अपनी शायद उन्हीं से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी कहते हैं कि ठीक है कि जो मुझे लगता है शायद उनसे उन्होंने भी सीखा हो, मतलब लिया होगा दृष्टांत। आपकी लास्ट लाइन से हुआ क्लियर कि हमारी अपनी जो रिलीजन है, हम अपने फेथ में तो बिलीव कर ही सकते हैं, बाकी राजकाज करना वो अलग चीज है। और जो जिस भी धर्म पंथ संप्रदाय को, क्योंकि योगी जी पे भी उनके वेशभूषा से लेकर उनके नाच संप्रदाय तक के नए होने पर भी बहुत सारे प्रश्न उठाते रहते हैं लोग। पर अपनी रिलीजन को मानना, उसको पोर्ट्रे करना, आध्यात्मिक होना या धार्मिक होना कहीं से भी पिछड़ेपन का या ऑर्थोडॉक्स या कंजर्वेटिव होने का सूचक नहीं है। जैसा कि आपने अहिल्याबाई होलकर जी की पॉलिसीज को देखा कि किस तरीके से उन्होंने इतने निर्माण कराए। आपने जो पहला एक पॉइंट बुलेट रेज किया था कि लोग कहते थे कि वो बहुत पब्लिक एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा करती है, यानी सार्वजनिक है। नॉर्मली आज के समय में क्या होता है, जो सार्वजनिक आय सृजित हो रही है वो ज्यादातर जो हमारे नेता लोग कर रहे हैं खर्च, तो वो ज्यादातर पब्लिक मनी है, टैक्सेशन के थ्रू है।
तो वो खर्च करेंगे तो उस पर उस तरीके का प्रश्न चिन्ह उठ सकता है। फिर भी हमारे फॉरेन इकोनॉमिस्ट हैं, फिर भी जिनको हम कोट करते हैं, कीन्स, उन्होंने कहा कि जब भी मंदी आती है या लोगों के पास रोजगार नहीं है, लोगों के पास आय नहीं है, तो उस समय सरकार का ये काम होता है कि इस तरीके के कार्य कराएं, धर्मशालाएं बनवाएं, पुल बनवाएं, यहाँ तक कि अब कीन्स की थ्योरी तो थोड़ा ज्यादा ही होती है कि गड्ढा खुदवाएं, पटवाएं, तो हम उतना निरर्थक नहीं सोचते हैं भारतीय, हम बहुत सकारात्मक सोचते हैं कि लगातार काम में हमको लगाए रहें, उसी का द्योतक है। जैसे बार क्योंकि मैं इसी साल गई थी तो मैं कहती हूँ एलोरा केव्स बने, तो उनको कितने पत्थरों को काट के बना, कितने सालों साल उस पर काम हुआ, तो लगातार लोग एम्प्लॉयड रहे। देवी अहिल्याबाई होलकर जी ने लगातार पब्लिक वर्क्स कराए, जिसको हम पब्लिक गुड कहते हैं आज के इकोनॉमिस्ट, तो पब्लिक गुड्स क्रिएट किए और उसके बारे में उस पर उन्होंने खर्च किया। ये आपने कहा कि वो उनकी अपनी जो राजशाही थी, तो राजशाही की संपत्ति को उन्होंने खर्च किया और एक अर्थपूर्ण तरीके से खर्च किया, तो अच्छी बात है। और जैसा काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनरुद्धार उन्होंने किया और आपने समय बताया कि घाट की एक घाट उन्होंने बनाया, 2 घाट के जीर्णोद्धार कराया, तो बहुत बड़ी बात है कि इससे वो एक अपनी जो आस्था है उसको भी मजबूती से सबके सामने दिखा रही हैं। अब आप जितनी भी उनकी फोटो है देखिए, उनके हाथ में शिवलिंग है, तो वो उसको अपने आप को बहुत दिखाने के लिए कि नहीं हम बहुत न्यायप्रिय हैं या हम बहुत मतलब जस्ट क्या कहते हैं कि हम कहेंगे कि ये दिखाने के लिए कि हम धार्मिक नहीं है और ऑर्थोडॉक्स नहीं है, और सेकुलर भी दिखाने के लिए कि हम बहुत सेकुलर हैं, तो वो पोर्ट्रे ना करें, ऐसा नहीं है। वो अपने धर्म की बाहर बनते हुए भी बहुत न्यायप्रिय तरीके से उन्होंने राजकाज किया और उनकी जनता ने एक तरीके से बहुत मतलब अच्छे तरीके से उनके शासनकाल में रही होगी। महिलाओं के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत ही कार्य किया, जैसा मनोज भाई साहब ने भी बताया कि किस तरीके से विधवाओं मतलब विमेन एम्पावरमेंट के लिए उन्होंने विधवाओं के लिए भी पॉलिसीज बनाई कि जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी जो है डिसेंट आगे भी वो महिला को जा सकता है, नहीं कि पिता पति की मृत्यु के बाद वो पुत्र को जाए या बेटी है तो उसको ना जाके, जैसा अंग्रेजों का आपने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के बारे में बताया, कल रानी लक्ष्मीबाई जी की जयंती थी, तो उसमें भी उन्होंने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के खिलाफ ही युद्ध किया हमेशा और कहा कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, क्योंकि उनके खुद के पुत्र की मृत्यु हो गई थी और दत्तक पुत्र था जो अंग्रेज उनका इसीलिए हड़प लेना चाह रहे थे। तो सशक्त करने के लिए उन्होंने महिलाओं के लिए कार्य किया। नेचुरल सी बात है कि वो ट्रांसफर होना चाहिए और आज के समय में अगर देखें तो पति की प्रॉपर्टी पत्नी को मिलती है कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, पर हमने कॉन्स्टिट्यूशन के मैक्सिमम बाहर से चीजें को उद्धृत किया है, पर हमने ये नहीं देखा कि हमारे खुद के राजा रानी इन्होंने किस तरीके के शासन किए हैं, जहाँ पे उन्होंने इस तरीके की न्याय व्यवस्थाएं या अच्छे कार्य किए, उससे हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिए होते। तो विमेन एम्पावरमेंट इश्यूज पे, उनके सशक्तिकरण के इश्यूज में अहिल्याबाई होलकर जी और जो रानी लक्ष्मीबाई जी ने भी अपनी सेना बनाई थी। और मुझे कल से इधर इस दौरान जब मैंने उनके बारे में पढ़ा सुना तो ये वाकई में कितनी चातुर्य है कि उन्होंने बताया कि वो एक गडेरिया परिवार जो कि से आती थी, जो कि बैकवर्ड कम्युनिटी मानी जाती है, फिर भी इतना चातुर्य था उनके अंदर, इतनी क्षमता थी, युद्ध कौशल भी उन्होंने एक महिला सेना ही खड़ा कर दी। शायद आपने जैसा कहा कि साइकोलॉजिकल प्रेशर देने के लिए ही क्रिएट कर दी, क्षमता के लिए ही क्रिएट कर दी, या हो सकता है ये होता तो जीती तो अपना साहस दिखाती, पर फिर भी उन्होंने स्ट्रैटेजिकली जो वो चीज की कि अगर आप हमसे लड़ोगे हार जाओगे, मतलब चिट भी मेरी पट भी मेरी, ये वाली बात उन्होंने की। तो ये जो कूटनीतिक चातुर्य था पे ये भी बहुत ही प्रशंसनीय है और आप सभी उनके जीवन चरित्र से सीखें और ऐसे आज मैम ने कितनी सारी पुस्तकें बताई हैं, कुछ पुस्तकें खरीद के उनके बारे में पढ़ें। और मैं इस मंच से घोषणा करती हूँ कि हम कॉलेज में अहिल्याबाई होलकर जी का स्टडी सर्कल जल्दी ही शुरू करेंगे, जिससे हम यहाँ पर लाइब्रेरी के रूप में स्थापित कर सकें। और क्योंकि शोध बीए में भी आ गया है और हमारे पीजी नहीं है, बीए ही है, वहीं
छात्राओं को शोध की आदत डालेंगे और कुछ ना कुछ रिसर्च आर्टिकल्स या कुछ ना कुछ हम उसके अंतर्गत करते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जितने भी विशिष्ट अतिथि, मुख्य अतिथि, और आप ऐसे ही जब बुलाएं आप आए और अपने विद्वान उद्बोधन से हम लोगों को निमित्त करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद के लिए मेरी समिति की सदस्य डॉक्टर नेहा अग्रवाल आने वाली थी, पर मुझे पता है कि उस औपचारिकता की कोई आवश्यकता नहीं रही। हम हृदय से आभारी हैं सभी अभ्यागतों के और अपनी छात्राओं के। अब हम सभी राष्ट्रगान के लिए खड़े होंगे।